बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेवकॉम पाकिस्तान से मैं हूं मुनीर अहमद। और आज हम बात करेंगे कि जो अभी हालिया इंतखाबात हुए हैं इसके हवाले से। और ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक तो जो इंतखाबात हुए हैं, क्योंकि इस वक्त कुछ 100 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट्स आ गए हैं एक पार्टी को कुछ कानूनी वजूहात की बिना के ऊपर जो उनको इसके अंदर पार्टी के तौर पर हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी, तो इलेक्शन सिंबल नहीं मिला था, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जो जिनको उन्होंने सपोर्ट किया, उनके कैंडिडेट्स की तादाद ज़्यादा है जीतने वाले की। और ओवरऑल जो एक ट्रेंड बना है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उसके ऊपर तो हम टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं। तो एक तो हम सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे कि इसका जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है इन इलेक्शंस की, वो क्या है? और उसके बाद जो एक इसकी सियासी, समाजी और तरक्याती अहदाफ जो हैं, वो किस तरह से होने चाहिए? लोग हमारे जो आम शहरी हैं, वो इसके बारे में क्या बात करते हैं? अपनी बात को सामने रखने के लिए आप अपने हैंड रेज़ कर सकते हैं और आपको पूरा मौका दिया जाएगा इसके ऊपर बात करने के लिए। और उम्मीद की जाती है कि लोग बहुत ज़्यादा अनड्यू डिबेट में नहीं उलझेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। इन्हें आइन के हवाले से इनकी तहकीक बहुत मोहतम ए ए कब काबिल एतबार भी है और काफ़ी ज़्यादा है, और उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया है। हम पहले ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब से शुरू करेंगे, फिर हमारे साथ डॉक्टर खुशबू एजाज़ साहिबा हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर ज़ैनब हैं, डॉक्टर ज़ैनब कनेक्ट कॉलेज नहीं, लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी से हैं। और डॉक्टर खुशबू एजाज़ साहिबा जो हैं वो कनेक्ट कॉलेज से हैं। पीएचडी के कैंडिडेट हैं टी ए भुट्टा साहब, वो भी हमारे साथ हैं। आफ़ताब आलम साहब डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं। कैसर एजाज साहब एनर्जी के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस तरह जो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अ, और अगर कोई बात करना चाहे तो वो अपना यानी हैंड रेज कर सकते हैं और अपनी ओपिनियन ऑफर कर सकते हैं। जी, ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब, आपसे इब्तिदा करते हैं। अगर आपसे मैं कहूँ कि ये जो भी इंतख़ाबात हुए, जिस प्रोसेस से आपने देखा कि इसकी अगर आइनी तनाज़ुर में देखें, तो आप किन बुनियादी नुकात की वज़ाहत करना पसंद फ़रमाएँगे? बहुत शुक्रिया। पहले तो शुक्रिया कि छुट्टी का दिन आप खूब खराब करते हैं। और दूसरा ये कि इतना काम करना पड़ा, वोट डालने से लेकर इलेक्शन ऑब्जर्वेशन से लेकर 2 दिन टेलीविजन पे इस पे तबसरे करते करते तो आज हम यहाँ आपके साथ हैं। आइन के तनाजुर में तो जी बिल्कुल आइन के मुताबिक इलेक्शन होने होते हैं जब असेंबलियों की उम्र पूरी हो चुकी हो। और जो कबल अज़ वक्त डिसॉल्व की गई वो एक हमारे सियासी मंजरनामे में नया कल्चर आया था। हमारे आइन में 3 तरह का दरिया बहता है, एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, एक उसके बाद की अमेंडमेंट्स का, और एक 18वीं तरमीम के जरिए जो हमने रिक्लेम किया। तो जिस वजह से वो 90 डेज का फसाना बना, और एक क्राइसिस आया। अब 18th अमेंडमेंट कहती है कि पूरे मुल्क में केयर टेकर्स होने चाहिए, जो कि ओरिजिनल में नहीं था जब 90 डेज रखे गए थे। तो ये सारा निज़ाम उसकी वजह से गड़बड़ है, लेकिन वो बहुत तवील बहस है। अब एंड रिजल्ट ये है कि पूरे मुल्क में इंतखाबात हुए। और मैं समझता हूँ कि कौम को, वोटर्स को, पार्टियों को, इलेक्शन कमीशन को, लॉ इन्फोर्समेंट को, सबको मुबारकबाद देनी चाहिए कि बाय एंड लार्ज मसलन जिस तरह के हालात का हमें सुनाया जा रहा था, वो उसके बावजूद हम इस पुल सरात को क्रॉस करने में कामयाब हुए। और और ये भी नहीं कहा जा सकता द वेरी फैक्ट कि जब आप इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो सारे इंडिपेंडेंट्स नहीं, लेकिन बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिन्हें इलेक्शन सिंबल से डिप्राइव किया गया। वो भी एक जुडिशियल प्रोसेस भी था, एक्ट की भी बात थी। तो सियासी जमातों को एक्ट अगर उन्होंने बनाया हुआ है, ये इलेक्शन एक्ट 2017, ये माजी के इंतखाबी कवानीन के बरक्स जो अयूब खान साहब ने या जिया साहब ने या मुशर्रफ साहब ने बनाए थे,
ये तो सियासी जमातों ने खुद बनाया है, और अगर उसमें ऐसे चीजें रखी हैं जिस पे वो खुद अमल नहीं कर सकते, तो ये एक बड़ी मुख्तलिफ बात बनती है। तो उस पे अगर आपने लिखा है तो आपको अमल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं इलेक्शन के हवाले से आपके साथ दो तीन बातें शेयर करता हूँ कि मैंने इस इलेक्शन प्रोसेस को बहुत करीब से देखा। बाय एंड लार्ज जिन इलाकों में बर्फ का बहाना बना के भी बात हो रही थी, वहां भी इलेक्शन हुआ। जहां सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, वहां भी इलेक्शन हुआ। लेकिन अब जब नताइज आए हैं तो फ्रेगमेंटेड आए हैं। यकीनन आप सब दोस्तों के जहन में होगा कि इंडिपेंडेंट्स अब क्या करेंगे। इंडिपेंडेंट्स अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहें तो वो रह सकते हैं। सिर्फ उनको एक चीज का नुकसान होगा, क्योंकि जो हमारी रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन और फॉर माइनॉरिटी हैं, वो जब गैजेट नोटिफिकेशन होता है सियासी जमातों की सीटों का, तो उसकी बुनियाद पे दी जाती हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट्स को और कोई नुकसान नहीं होता। पिछली असेंबली में 4 लोग थे जो इंडिपेंडेंट रहे पूरी असेंबली की उम्र में। अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, और मेरी रीडिंग में ऐसे प्रेसिडेंट्स भी हैं, जरूरी नहीं कि वो पार्टी पार्लियामान में नुमाइंदगी रखती हो, वो ज्वाइन कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं अपनी रिजर्व सीट्स। अब देखना ये होगा कि कौन सा रास्ता अडॉप्ट किया जाता है। आइन का आर्टिकल बड़ा क्लियर है, जब जीतने वालों का गैजेट नोटिफिकेशन, ये फॉर्म 47 नहीं, गैजेट नोटिफिकेशन तब होता है जब हर उम्मीदवार अपने इंतखाबी अखराजात की तफसील देता है कि मैं आइन और कानून की मुतय्यन खर्च की लिमिट के अंदर ही रह के मैंने इलेक्शन लड़ा है। हम्म। और या फिर अगर उस कंस्टिट्यूंसी में कोई लिटिगेशन का प्रोसेस ना आ जाए। तो जो फेडरल लेवल पे वर्डिक्ट है वो बड़ा फ्रेगमेंटेड है। मसलन 2 पार्टियों को हाथ ज्वाइन करने पड़ेंगे तब हुकूमत बनेगी। अब वो कौन सा अलायंस होता है? वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का हो सकता है। वो जो आजाद जीते हैं और वो नई पार्टी बनाते हैं, उनका किसी पार्टी के साथ हो सकता है। अपने तई कोई भी हुकूमत बनाने के लिए उस मैजिक नंबर जिसे 169 कहते हैं, वो हम्म। किसी के पास नहीं है। तो ये टेस्ट होगा कि आप निगोशिएट कैसे करते हैं, बार्गेन कैसे करते हैं, और वर्केबल कोलिशन कैसे कॉबल करते हैं। ये तो होने से रहा कि एक पार्टी जिसके पास मैजिक नंबर नहीं है वो हुकूमत बनाए और अपोजिशन में ज्यादा लोग बैठे हों। तो लिहाजा ये आर्ट ऑफ, ये अब टेस्ट अवाम ने सियासतदानों की झोली में डाला है। पाकिस्तान सिंगल पार्टी कंट्री नहीं है, आपको निगोशिएट करना है। वफाकी असम्बली के बरक्स सूबों में बड़ा क्लियर मैंडेट आया है। खैबर पख्तूनख्वा में इंडिपेंडेंट्स जो कि ओरिजिनली पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। पंजाब एक तरह से फिर उसी तरह का डिवाइडेड वर्डिक्ट दिया है, बड़ा क्लियर वर्डिक्ट नहीं है। अब इनमें से कितने इंडिपेंडेंट हैं जो पीटीआई सपोर्टेड हैं, और कितने हैं, जैसे हम अगर मिसाल लें टेक्सला से, कई और शहर हैं जिन लोगों को पीएमएलएन ने टिकट नहीं दिया था, वो इलेक्शन लड़के इंडिपेंडेंट आ गए। क्या वो अपनी पार्टी मदर पार्टी में जाएंगे, कहीं और जाएंगे? सिंध में बड़ा क्लियर वर्डिक्ट है पीपल्स पार्टी के हक में। बलूचिस्तान में भी मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे पीपल्स पार्टी उभरी है सूबाई असेंबली में। तो सूबों ने में तो बड़ा क्लियर है। अच्छा, अगर आप ये देखें तो हर सूबे में एक मुख्तलिफ पार्टी है। तो ये हमारी फेडरल पॉलिटिक्स के लिए कोई इतना अच्छा ओमन नहीं है। वाहिद पीपल्स पार्टी है जो चारों सूबाई असेंबलियों में मौजूद है। वरना कई सियासी जमातें हैं जो मसलन पीएमएलएन सिंध में नहीं है। इत्तेफाक से जो जीडीए तो है, लेकिन उसमें से पीटीआई के कितने हैं उसमें, वो वहां पे हैं कि नहीं हैं। इसी तरह बलूचिस्तान से भी कोई उनके आजादों के जीतने की वैसी खबर नहीं आई। कौमी सतह की एक सीट की आई है। तो ये आर्ट ऑफ नेगोशिएशन है। हम्म। विनर्स कांट टेक 100% विद देम, दे हैव टू बार्गेन, और वर्केबल जो मैजिक नंबर्स हैं उसके ऊपर करना है। आप आपके जहन में ये सवाल होगा कि ये सब काम कितने दिनों में होना है? क्योंकि माजी में हमारी रिवायत रही है कि हम इलेक्शन करा लेते हैं लेकिन असेंबलियों के इजलास नहीं होते थे। तो 18वीं तरमीम ने आइन में रखा
कि इलेक्शन हो जाने वाले दिन से 14 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने फाइनल रिजल्ट्स नोटिफाई कर देने हैं। हम्म। उससे पहले भी कर सकता है, लिहाजा 8 फरवरी में 14 दिन डालें तो वो 22 फरवरी बनता है। अच्छा, इलेक्शन, दूसरी जो एक आइन का आर्टिकल है कि इलेक्शन होने के बाद 21 दिन के अंदर, पहले हो सकता है लेकिन 21 दिन से ताखीर नहीं हो सकती, आपने असेंबलियों के इजलास बुलाने हैं। तो 8 में अगर 21 जमा करें तो 29 फरवरी बनता है। उससे पहले भी इजलास बुलाया जा सकता है, लेकिन उस वक्त के बाद ताखीर नहीं की जा सकती। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स। मेरा ख्याल है वोटर्स ने तो बात कर ली है अपने वोट के जरिए, और तबसरे बहुत हो सकते हैं। मसलन ये मैं टेलीविजन पे भी था तो मैंने बात की कि प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स अनाउंस करने का कल्चर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जहर कातिल है। एक पोलिंग बूथ का नतीजा दे के या 10-20 पोलिंग स्टेशंस का दे के आप इंडिकेट नहीं कर सकते। मुमकिन है वो उनमें जो जीत रहा वो उसकी स्पोर्ट की पॉकेट हो, और जो हार रहा उसमें बाज़ाहिर उसकी स्पोर्ट की पॉकेट्स का भी रिजल्ट ना आया हो। तो या तो हमें, मसलन बरतानिया में पूरी कंस्टिट्यूंसी काउंट हो जाती है तो तब रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। इंडिया में स्टैगर्ड इलेक्शन होता है मुख्तलिफ स्टेट्स में, लेकिन जब सारा मसलन महीना पहले जिस स्टेट में हुआ है उसका रिजल्ट कौमी के साथ एक ही दिन किया जाता है, तो वो एक ट्रस्ट का एलिमेंट है। हम जो ये 24/7 टेलीविजन की आग में, उसकी वजह से बहुत सारे इल्यूशंस और कंफ्यूजन्स बनते हैं। नेक्स्ट जनरेशन इलेक्टोरल रिफॉर्म में, और मैंने इस पे आज ट्वीट्स भी किए हैं बहुत सारे, जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की कि उसको हमें थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा, उस कल्चर को, कि काउंटिंग को और टेबुलेशन को और रिजल्ट अनाउंसमेंट को। अब सारा कुछ अच्छा हो गया, लेकिन रिजल्ट की अनाउंसमेंट पे हर कोई अपने अपने कंफ्यूजन्स के साथ है। तो ये चंद बातें थी, और हम्म। मुझे बड़ी खुशी हुई है 12 खवातीन बराह रास्त जीती हैं, और ये मैंने पहले इंडिकेट किया था, क्योंकि जब हमारे यहाँ खवातीन का सियासी मंजरनामे पे ज्यादा हैसियत बढ़ती है। जब बीए की डिग्री आई थी तो भाइयों के पास, वालिद के पास, मियाँ के पास डिग्री नहीं थी, तो अच्छी खासी तादाद में आई। अ, अब क्योंकि कई लोग अपने मुकदमात की वजह से इधर उधर हैं तो उसमें आया, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें पीएमएलएन के टिकट पे तकरीबन 4 खवातीन ने जीती हैं, 2 पीपल्स पार्टी के जीती हैं, बाकी आजाद हैं जो कि जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, पेशावर से जीती हैं, डेरा गाजी खान से जीती हैं, इसी तरह लिया से जीती हैं, हाफजाबाद से जीती हैं, तो 4-5 उनकी सीटें हैं। तो ये एक सूरत हाल खवातीन के हवाले से। कई लोग हैं जो पहली बार मुंतखब हुए हैं, कई यंग लोग भी हैं, कई रिवायती लोग भी हैं। इस हम्म। इलेक्शन में हमें एक और ट्रेंड मिला कि किंग्स पार्टीज जैसे कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनी, इस्तेहकाम पाकिस्तान बनी, उनको कोई वो पजीराई नहीं मिली। तो साबित होता है कि हमारी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हें ज्यादा स्ट्रांग होना होगा, और उनको सिर्फ मरने मार देने की बजाय, दूसरे को खत्म करने की बजाय, कैंपेन की हरारत अपनी जगह होती है, लेकिन हुकूमत चलाने की दानिश कुछ और होती है। अवाम ने सबको वोट दिया है, इत्मीनान दिया है, अब ये उनके लिए चैलेंज है कि वो उसे, उस पे कैसे पूरा उतरते हैं, और 25 करोड़ लोगों को एक बेहतर और मुस्तहकम मुस्तकबिल, अच्छी मुईशत के साथ कैसे ऑफर करते हैं। ज़फ़रुल्लाह खान, एक मुझे ये बताइए कि एक और बात जो टीवी चैनल्स के ऊपर भी हो रही थी, वो ये कि अब शायद यानी जो पीटीआई का वोटर जिस नुक्ते पे मोबिलाइज़ हुआ है, वो ये भी था कि वोट दें और अपने लीडर को जेल से निकालें। तो इस हवाले से कि क्या वो जो सज़ा हुई है या चीज़ें हुई हैं, तो क्या वो इसके बाद रिवर्ट हो सकती हैं जिस के ऊपर वोटर मोबिलाइज हुआ है? देखें, जो हमारे यहाँ है, एक तो बात ये जेहन में रखनी चाहिए, हमारे सियासतदानों और सियासत पे निगाह रखने वालों के दरमियान
कि पाकिस्तान में सियासतदानों के दिन फिरते रहते हैं। हम्म। 2018 के इलेक्शन में हमने यही सूरत हाल, और जेल में कैदी कोई और था। हम्म। बल्कि अब तो शायद अडयाला जेल में एक पार्लियामेंट्री ब्लॉक बनाना पड़े। और उसकी वजह से, और यही ज्यादा जाते हैं तो उसको बड़ा, है, इस्लामाबाद है। की अपनी जेल भी बन रही है, उसमें तो बनाया जा सकता है। लेकिन मुकदमात तो पिछले वजीर आजम के भी अदालतों के जरिए खत्म हुए। हम्म। लेकिन वो सियासी समझौतों के बाद होते हैं। मुझे इमिडिएटली तो नहीं लगता कि उसका वो जो अपील प्रोसेस है उसमें जाके बिल्कुल वो एग्जेनोरेट हो सकते हैं। हम्म। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैं एक शख्स जो पूरा मुल्क इंतखाबी तौर पे जीत ले, उसके मुकदमात ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। ओके। शुक्रिया। इसके ऊपर ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने एक और इनकी कोई मसरूफ़ियत है, कोई और सवाल करना चाहे तो अपना हाथ, यू कैन रेज़ योर हैंड फॉर एनी क्वेश्चन। एजाज, कैसर एजाज साहब आपसे सवाल करना चाहते हैं। कैसर एजाज साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं। जी कैसर साहब। जी, मेरा सवाल जफरुल्लाह साहब से ये है कि देखिए, इस वक्त कौम ने तो अपना जो वोट का हक था, या जो समझते हुए कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, वो मेरे ख्याल में शऊर अब लोगों को, कौम को आ गया, और उसने वो डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया। लेकिन ये जो सारा हमारा इलेक्शन का प्रोसेस है, इसमें फिनिशिंग स्टेजेस के ऊपर, जैसा कि अभी जफरुल्लाह साहब ने खुद भी कहा कि इसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी होना चाहिए, और जैसे पहले भी आपने बात सुनी थी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफी काम हुआ भी था। तो कम से कम अगर दो तीन स्टेप जो हैं वोट डालने के, अगर वो वही रहें, और फॉर्म 45 ऑनवर्ड्स, यानी जब फॉर्म 45 आ जाता है उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉनिकली वहीं पे डेटा ट्रांसफर कर दें आप रिटर्निंग ऑफिसर को, जो कि एक सेंट्रलाइज स्टेशन हो, और ये जो जगह जगह पे रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो एक सेंट्रल जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वहां पे बैठे हों। 45 का हर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से रिजल्ट डायरेक्टली रिटर्निंग ऑफिसर को आए, वो इलेक्ट्रॉनिकली हो, और वहां पे दे शुड बी नो प्रोविजन फॉर एनी टेम्परिंग। तो इतना तो हो सकता है कम से कम, अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली राइट फ्रॉम द एब इशू नहीं कर सकते, तो कम से कम लाके फिनिशिंग पे तो हम उसको थोड़ा सा इंश्योर करें। वोट की जो इज्जत है, जैसे बहुत सी पार्टीज ने नारा लगाया, तो वोट की इज्जत दें, ना कि वोट को तकलीफ दें और वोटर को तकलीफ दें। ये प्रोसेस हो सकता है जफर साहब। बहुत शुक्रिया गौहर एजाज साहब। आप, अगर मैं या कैसर इजाज को, एजाज, एजाज कैसर कैसर। एजाज साहब, हाँ। बहुत शुक्रिया। मैं दरअसल अपने कमरे से स्टडी से बाहर निकला हूँ, क्योंकि मेरे डॉग को जब पता चला कि मैं मुनीर साहब के वेबिनार पे हूँ, तो उसने वहां अपनी आवाज सुनाना शुरू कर दी थी। तो एहतजाज करना एनर्जी शुरू कर मैटर दिया करती उसने। है जी, आपका शोबा बहुत। देखें, टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, और इस दफा तो कैंपेन में हमें नजर आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड मैसेजेस, स्पीचेस, कैंपेन्स बड़ी रही। और इलेक्शन ने ये भी साबित किया, जो ट्रेडिशनल कंटूअर्स हैं, जल से जुलूस, वो इंडिकेटर नहीं रहे। बाहर कैंप ना भी हो तो आप अच्छा इलेक्टोरली परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन 100% एग्रीड, इलेक्शन एक्ट 2017 में लिखा हुआ है कि हम ग्रेजुअली जाएंगे टेक्नोलॉजी की तरफ, लेकिन जितनी उसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है शायद वो हम कर नहीं रहे। अब देखें, पिछले इलेक्शन में आरटीएस बैठ गया था। इस दफा उन्होंने कहा जी कि इंटरनेट नहीं हुआ या सेल फोन बंद हुए हैं। तो हालांकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के अलाउंस में 1,000 रुपया सेल फोन के जरिए रिजल्ट भेजने के लिए भी मुआवजे के तौर पे रखा था। हम टैक्स पेयर तो यही कर सकते हैं। लेकिन अगर सेल फोन सर्विसेज ही शट डाउन हो जाए, दूसरा हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमारे मुल्क में कई जगह पे डिजिटल पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। मे बी मेगा सिटीज में तो ये हमें बड़ा फैसिनेटिंग लगे। और मैंने तो अपने इलेक्शन का जो नंबर है, पोलिंग स्टेशन है, वो किसी पोलिंग कैंप से नहीं लिया, किसी पार्टी से नहीं लिया। मैंने तो 8300 से लिया। लेकिन आखिरी दिन अगर सेल फोन बंद हो जाए तो कई लोग उससे भी डिप्राइव हो गए। तो जो एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी है, उसको मेक श्योर करने के लिए, और मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि ये डिजिटल पॉवर्टी की वजह से है,
हमारा यूनिवर्सल एक्सेस फंड है, हम पूरे इलाकों में पाकिस्तान के, और वो टैक्स पेयर्स का दिया हुआ है, जो सेलुलर सर्विसेज पे हम देते हैं। तो वो कि जिन इलाकों में कवरेज नहीं है वहां पे आप दें। अब आप लाहौर से, इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे पे जाएं तो कई पॉकेट्स इवन उस पे आती हैं जहाँ पे आपको नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता। तो इन चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए जब हमने ऑनलाइन एजुकेशन की तो पता चला कई इलाकों में बेचारे स्टूडेंट्स उससे महरूम रह गए, और हर एक के पास गैजेट्स और डिवाइसेस भी नहीं होती। तो क्योंकि हम बिलियंस खर्च करते हैं, और कुछ ग्रे एरियाज की वजह से अगर ट्रस्ट एरोड होता है, तो वो ट्रस्ट एरोड करने की जो हम कॉस्ट देते हैं, शायद वो टेक्निकल सॉल्यूशंस सर्च करने पे लगाएं तो हमारे इंतखाबी अमल पे एतबार होगा। दूसरा राइट। ये, अगर प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स पे पाबंदी हो, टेबुलेशन का, मतलब बरतानिया में मुख्तलिफ स्कूलों में टेबुलेशन, सब लोग आ जाते हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स होते हैं, सब उनकी मौजूदगी में होता है। हारने वाला जीतने वाले को मुबारकबाद देता है, जीतने वाला हारने वाले को बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम कहता है। तो हमें इस सिस्टम के ऊपर बहुत फोकस करना है। लेकिन ये तो तब होगा ना कि जब पॉलिटिक्स में डायलॉग होगा। अब अगर डायलॉग नहीं होगा और दूसरे को सिर्फ ऑब्लिगेट करने, खत्म करने की स्पिरिट होगी, तो फिर शायद ये इसके लिए, क्योंकि स्टेक होल्डर्स तो सियासतदान है, उन्हें मिल बैठ के इस चीज की तरफ पेशरफ्त करनी चाहिए। आपके सवाल का जवाब लॉ में मौजूद है कि हमें टेक्नोलॉजी की तरफ ग्रेजुअली प्रोग्रेसिवली मूव करना है, और हमें स्पॉट करने चाहिए वो स्पॉट्स जिसकी वजह से इलेक्टोरल प्रोसेस पे ट्रस्ट, मतलब हमने डिजिटल इलेक्टोरल रोल्स बनाई, 8300 बनाया, तो उससे एक एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी तो आ गया ना। अब उसमें तो अवाम ने उसमें से निकलवाने हैं, जब कोई डेथ सर्टिफिकेट लेता है कि भाई अब ये बंदा जिंदगी में नहीं रहा। रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक है, जब आप सीएनआईसी बनवाने जाते हो वो पूछते हैं कि आपने कहाँ वोट दर्ज कराना है, तो वोट का इंदराज टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया। तो प्रोग्रेस की है हमने, लेकिन शायद उतनी नहीं की जितनी हमारा सिस्टम रिक्वायर करता है, जितना हमारी डिवाइडेड पॉलिटिक्स में होना चाहिए। ओके। सफरुल्ला खान, ये हसनैन खालिद साहब का कोई सवाल है। हसनैन, अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सर। सर आई एम अ स्टूडेंट और मेरा एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग केयर टेकर गवर्नमेंट के उनका जो रोल था इलेक्शन में। फॉर इंस्टेंस उन्होंने इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाना था, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हमने जो देखी थोड़ी बहुत इम्पार्शियलिटी उनके रोल में, रिटर्निंग ऑफिसर्स की या डीआरओज वगैरह की, तो कॉन्स्टिट्यूशनली इस तरह कुछ है कि हम इसको चैलेंज किया जा सके अदालतों वगैरह में, और अगर उसको चैलेंज किया भी जा सकता है तो क्या उन पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसीज में जो है उस पर कोई इफेक्ट आएगा जो उनके इलेक्शन कंडक्ट पे उन पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसीज पे? जी जफरुल्ला। देखिए, केयर टेकर्स के लिए ये क्लॉज लाए थे मरहूम जियाउल हक साहब अपने एक एलएफओ के जरिए। लेकिन उस वक्त केयर टेकर्स ये होते थे कि जिसको निकाला है, मसलन मोहतरमा बेनजीर को निकाला तो उनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे जतोई साहब, उनको बना दिया। फिर नवाज शरीफ साहब को निकाला तो उनके लीडर ऑफ अपोजिशन को बना दिया। तो उससे एक हमारी एक हिस्ट्री है डिस्टर्ब्ड इलेक्शंस की। 18th अमेंडमेंट ने ये किया कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल, और दो रास्ते अपनाए। एक रास्ता था कि हम न्यूट्रल केयर टेकर्स का निजाम लाएं, जिनका वाहिद काम डे टू डे अफेयर्स देखना हो, पॉलिसी में टिंकर ना करना हो, और एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो जाए। तो हमने देखा उसके नतीजे में हमारी जो फर्स्ट एवर स्मूथ सिविलियन टू सिविलियन ट्रांजिशन 2013 में हुई, वो 18th अमेंडमेंट के बाद हुई। वरना तो जाने वाले को जेल जाना होता था, आने वाले के लिए दिल फर्श राह होता था। लेकिन 3 इलेक्शंस के बाद इसे ऑब्जर्व करते हुए मरहुमा आसमा जहांगीर साहबा कहा करती थी, कोई कंपनी केयर टेकर्स प्रोवाइड करने का कारोबार नहीं करती। तो कौन आते हैं, कैसे आते हैं, इरादा तो ये था कि पार्लियामेंटेरियंस, लीडर ऑफ हाउस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन या पार्लिमानी कमेटी या अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन करे। अच्छा, वो फिर अपनी काबीना बनाए। हमने इस इलेक्शन में देखा खैबर पख्तूनख्वा के केयर टेकर वजीर आला दुनिया से चले गए, तो काबीना वही है, वजीर आला नया आ गया। हालांकि आईनी तौर पे वजीर आला या वजीर आजम की कैबिनेट होती है। दूसरा रास्ता अडॉप्ट किया गया कि हम इलेक्शन कमीशन को परमानेंट, परपेचुअल
पावरफुल इंस्टीट्यूशन बनाए। उसके लिए आप देखें कि 18वीं तरमीम के बाद इसी को बेहतर करने के लिए 20वीं तरमीम आई, इसी को बेहतर करने के लिए 22वीं तरमीम आई। ये अगर आप पढ़ें तो ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन के को फर्दर एम्पावर करने के लिए थी। तो वो रास्ता मौजूद है। तो अब अगर मुझे कहें, आइन में लिखी हुई चीजें कोई पत्थर पे लकीर नहीं होती। अगर वो सिस्टम वर्क नहीं किया तो हमें उसमें कोई चेंजेस लानी चाहिए। मसलन सेनेट की कोई कमेटी बना दें जो डे टू डे देख सके। केयर टेकर्स का सिस्टम मेरी अपनी नज़र में, मेरे अपने ओपिनियन में, उससे वो नताइज हासिल नहीं हुए जो हम चाहते थे। तो लिहाजा उसे रिविजिट किया जा सकता है, उसे फर्दर डेमोक्रेटाइज करें। मगर इंडिया में केयर टेकर्स नहीं है, तो जो जाने वाली गवर्नमेंट है वही डे टू डे अफेयर्स देखती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन इतना तकड़ा हो चुका है, जो कि हमने भी किया, लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन जरा सुस्त साबित हुआ। उन्होंने वो पावर्स यूज नहीं किए, बल्कि वो तो अदालत लगाने के शौक में पड़ गए, तो जिसके नताइज वो नहीं आ पाए। आप किसी केयर टेकर को चैलेंज करेंगे तो आइन में तो वो जो भी आया है वो लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन की वजह से आया है। कुछ लोगों ने इस बार शिकायत की कि कुछ पॉलिटिकली एफिलिएटेड हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में पूरी काबीना को रिजाइन करना पड़ा था, एक मरहले पे दोबारा आए। कुछ फेडरल मिनिस्टर्स को स्टेप डाउन करना पड़ा, क्योंकि उनकी नॉन पॉलिटिकल एफिलिएशंस थी। तो ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। इसे हम बेहतर से बेहतर बनाते जाएं, क्योंकि बुनियादी नुक्ता है डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेसेस में अवाम का ट्रस्ट। अगर वो नहीं रहेगा तो हम बिलियंस खर्च कर लें, 1000 इनोवेशंस कर लें, एक ग्रीवियांस रहेगा। दुनिया भर में होता है कि आप इलेक्शन के बाद एक नई स्पिरिट के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए इंटेलेक्ट के साथ मसाइल हल करते हो। लेकिन अगर उसको सामना करना पड़ जाए प्रोटेस्ट्स का, धरनों का, एहतजाज का, लिटिगेशंस का, तो वो ये हमें, मैं इसे कहता हूँ कि ये दायरों का सफर नहीं है, ये फिर दलदल पे नाच बन जाता है, जहां आप नीचे धंसते चले जाते हो। 25 करोड़ की कौम को एक प्रिडिक्टेबल पॉलिटी के अंदर ही हम आगे ले जा सकते हैं। ज़फ़रुल्लाह खान ने हमारे पास 4 सवाल और हैं और मेरा ख़्याल है ये आखिरी 4 सवाल होंगे। आप ठीक, भी ज़रा थोड़ा मुख्तसरन ही दें ताकि हम बाकी स्पीकर्स की तरफ भी चले जाएँ और बहुत जी अच्छी जी। आपकी बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें आप बता रहे हैं। कादिर जिलानी साहब अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब और ज़फ़रुल्लाह साहब, सर दो चीज़ें जिस प्रोसेस के हवाले से और कीप इन व्यू जो फ्यूचर सिनेरियो एक लग रहा है या एक चैलेंज लग रहा है मुल्क के इस पूरा ओवरऑल इलेक्टोरल प्रोसेस को, कि इसमें जो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा रोल रिटर्निंग अफसर का बहुत डिस्कस हुआ, उस स्पेसिफिकली इसके बाद सेकेंड स्टेप पे उसके रिजल्ट के कंपाइलेशन का एट सेंट्रल लेवल पे। इसमें अब जो दो दो ट्रेंड आ गए। एक कुछ जो कैंडिडेट थे उन्होंने मॉब को पब्लिक को बाकायदा साथ रख के खुद एक हासिल कर लिया और जो रिजल्ट थे ऑफिशियली उसको हासिल कर लिया। और कुछ का ये बयान आया कि हम इसको अदालती प्रोसेस के जरिए हम करेंगे। कुछ का तो एक कोर्ट में एक केस आया कि ठीक है फौरन उन्होंने उसको कर लिया। तो ये जो मिक्स आ रहा है, ये जो ट्रेंड बनेगा, तो इस पे सर क्या मतलब हमें क्या इम्पैक्ट नजर आता है आपको पड़ता हुआ, क्या फिर इसका से? इसका वाहिद हल ये है, हमने अदलिया से भी रिटर्निंग ऑफिसर लिए, आरटीएस बैठ गया, इस बार अदलिया ने देने से इनकार किया तो एडमिनिस्ट्रेशन से लिए। इलेक्शन कमीशन के मुल्क के 144 अजला में 43 अजला में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं। हमें कोई या तो कम्युनिटी बेस्ड पोलिंग एजेंट्स और इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स, ताकि गड़बड़ हो तो फिर इलेक्शन कमीशन के कांधों पे आए। हमें अपना रिटर्निंग ऑफिसर्स का जो कल्चर है, और वैसे आप देखें कि अगर आपके लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, सेनेट, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, तो साइकिल बन सकता है। ये जब तक हम लेते रहेंगे इधर उधर से, वो एक दो दिनों की ट्रेनिंग के बाद कईयों को पता ही नहीं होता
बहुत सारी गलतियां पिन पॉइंट की जा सकती हैं, लेकिन इस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। ओके, हमारे साथ हैं मुजम्मिल मजीद। मुजम्मिल मजीद, अपना जी जी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इनलाइटनिंग सेशन। ऐसे जैसे हम देख सकते हैं कि अगर कौमी असम्बली में अक्सरियत बनानी है तो दो पार्टीज को अपनी कोalition गवर्नमेंट बनाना होगी। तो पॉपुलर ओपिनियंस के मुताबिक कोalition गवर्नमेंट्स हमेशा से कमज़ोर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में ये टसल यूं ही कंटिन्यू रहेगी या फिर कुछ प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स की भी तवक्को है? जैसे अभी हम रिसेंट खबरों में जो देख रहे हैं कि पीपीपी और पीएमएलएन मुशावरत कर रही हैं, तो एक तरफ तो ये मुझे लगता है कि एक बीकन ऑफ होप भी है ताकि मुल्क इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, जब से हमारी पार्लियामेंट्री कम्युनिटी बढ़ी है सन 2002 में, हमारी कौमी असम्बली की सीटें 342 हो गई और सेनेट की 104 हो गई। तो अब वैसे पार्लियामेंट्री कम्युनिटी में फैमिली प्लानिंग भी हुई है, फाटा मर्जर की वजह से 336 हो गई है कौमी असम्बली की, और सेनेट भी इस बार 96 पे पहुंच जाएगी। सिवाय एक 2013 की गवर्नमेंट जहां पे पीएमएलएन के पास अपने 186 अरकान थे, वरना किसी के पास अपना 172 जो उस वक्त मैजिक नंबर होता था। जमाली साहब को बनाने के लिए पीपल्स पार्टी तोड़ी गई, पैट्रियट बने। बाद में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने इब्तदा में नून के साथ मिलकर बनाई, जब वो चली गई तो पीएमएलक्यू और मौलाना फजलुर रहमान मिले। अच्छा, जो उनके अपने 186 थे तो उन्हें आईनी तरमीम के लिए अलायंस बनाना पड़ा एमकेएम और मौलाना साहब के साथ। फिर उसके बाद इमरान खान साहब आए, उनके अपने 150-55 थे, उन्हें अलायंसेस बनाना पड़े। जो अदम एतमाद हुआ उसमें वो अलायंसेस चेंज हुए तो उनकी एक्सरियत खत्म हो गई। तो अब भी अलायंसेस बनेंगे। और जर्मनी में अगर आप देखें, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनकी कोई गवर्नमेंट, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं आई, निगोशिएशंस होती हैं, अलायंसेस बनते हैं। उससे पॉलिटिकल कल्चर में एक मैच्योरिटी आती है, एक दूसरे के लिए सेंस ऑफ एकोमोडेशन आती है। तो ये कल्चर खत्म होना चाहिए। या तो आप खुद इतने वोट लेकर आए, वो हमारी पॉलिटिक्स जो फ्रेगमेंटेड है उसमें मुझे नहीं लगता कि इन नियर फ्यूचर कोई एक सिंगल पार्टी 2/3 लेके आ जाएगी। दे हैव टू लर्न हाउ टू नेगोशिएट बेटर, बार्गेन बेटर, वर्क टुगेदर एंड कोलैबोरेट वेल। ओके, थैंक यू जफर। ये जी, आमना सदर साहिबा, आप भी बात कर लें मुख्तसरन। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम आमना सदफ है। मैं NF46 से आज़ाद उम्मीदवार अभी खड़ी हुई थी और जी मैं जी, एक पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में होप से यू पहले मैं डिड वेल। जी जी नहीं, आई डिडंट विन, लेकिन इट वाज एन एक्सपीरियंस फॉर मी टू एक्चुअली कंटेस्ट फॉर एन MNA पोजीशन। मैं इससे पहले काउंसलर भी रह चुकी थी अपनी यहाँ के अपने इलाके की और अब कॉन्स्टिट्यूंसी की। अच्छा, मैंने आप सबकी जो बात सुनी है और जो मैं सिर्फ अपना इनपुट देना चाहूंगी कि जो इंडिपेंडेंट लोग हार गए हैं, नेचुरली हम लोग, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि प्रोटेस्ट में जाना और मुल्क को जो एक इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन होता है उसका काम नहीं है कि वो प्रोटेस्ट में जाए और वो एक मुल्क को खराबी की तरफ लेके जाए। तो मेरी एक जो रिक्वेस्ट होगी, और हम सारे क्योंकि एक बात भी कर रहे हैं, वो ये कि जो लोग हार गए हैं, कम से कम आप जैसा जो ग्रुप है, आप जैसा जो प्लेटफॉर्म है, उसमें आप लोग इंकरेज करें इंडिपेंडेंट लोगों को, ताकि जो डिमोटिवेशन है और डिमोरलाइज्ड एक माहौल क्रिएट हुआ है उनके लिए, बजाय इसके कि वो एक एंटी पॉलिटिक्स में जाएं। तो उसको अगर हम थोड़ा सा हाईलाइट कर सकें कि अगर जो ही ये पार्लियामेंट आती है और इसके बाद आप लोगों के डिफरेंट कॉकस ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस के साथ एंगेज हो, इट शुड बी एक जिस तरह होता है ना, लिंकेज मैनेजमेंट होती है कि आप जो लोग जीत गए हैं या जो हार गए हैं, कम से कम एक शेडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट जरूर हो जो कि बैक एंड पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो काम करें और पार्लियामेंटेरियंस को सपोर्ट करें। तो ये मैं जरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगी, और आप क्योंकि एडवोकेसी प्लेटफॉर्म है और अगर इसके ऊपर आप लोग कुछ फ्यूचर में कर सकें तो आई थिंक दैट विल बी रियली गुड।
Thank ओके, you. थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अच्छी स्पिरिट है और ये स्पिरिट को फॉलो करना चाहिए। और मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप का भी फाइनल होता है तो एक टीम हारती है, एक जीतती है। जीत को और हार को एक्सेप्ट करने का कल्चर जितना मैच्योर होगा उतना हमारी जमहूरियत के लिए अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया। अगर अभी भी प्रोवाइडेड इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, प्रोवाइडेड। इंजीनियरिंग से पाक हो। अच्छा, वैसे ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस जो हैं, इसका कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हमेशा से मुतनाज़ ही रहता है। अब बहरहाल इसके बदलता ऊपर फिर रहता है, किसी वक्त बदलता हाँ रहता है। बदलता रहता है। और नए चैलेंजेस को नई हाँ रिस्पॉन्सेस से टैकल करना। ठीक। ज़फ़रुल्लाह, आप हमारे साथ ही रहिए। हम आगे चलते हैं। अभी मेरे पास असल में डॉक्टर हसन मेरे ख्याल डॉक्टर हसन दाऊद भी हैं, सैयद वहाब भी हैं, साजिद हुसैन भी हैं। सर, दूसरे राउंड में अभी ज़रा एक स्पीकर और ले लें तो फिर डॉक्टर साहब आपकी भी राय को हम लेते हैं। एक ज़फ़र, आप ज़रा हमारे अगर साथ चलिए। मुझे मुनीर इजाजत दें, मैं अच्छा, ये बहुत फिर ये 3 सवाल ले लें और उसके बाद फिर आप इकट्ठे ले चले लें। जाएँ। मैं कोशिश करूंगा मुख्तसरन जवाब दे दूं। ओके, ओके, ओके। जी, डॉक्टर हसन दाऊद मेरा ख्याल है यहाँ हमारे जी साथ। जी सर, सॉरी, मेरा मेरी एक जी। फैमिली कमिटमेंट है। जी सर, हाउ आर यू सर? थैंक यू वेरी मच, इट वाज वेरी इनलाइटनिंग and थैंक यू। especially in the sentiments that we have right now. मेरा सर simple question is again on the caretaker government, क्योंकि उसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट हो रही है केयरटेकर गवर्नमेंट की वो बहुत ज्यादा हो रही है, एंड सम ऑफ द अदर सिमिलर पीपल आर कमिंग, और उनकी जो डिसीजंस हैं, और अब तक तो यहाँ तक बात आ गई है कि अब वो जाके यूनिवर्सिटीज में भी लेक्चर देने लगे हैं, तो इसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है ये बहुत ज्यादा होती है फॉर अ गवर्नमेंट, जो आई मीन द फॉलोइंग गवर्नमेंट, और वो फिर उसकी डैमेज कंट्रोल ही करती रह जाती है एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो ये किस तरह, और आप एंड यू वेरी एप्टली हाईलाइटेड कि इंडिया में भी नहीं है और प्रॉब्ली लेजिस्लेशन इस तरफ जा रही है, तो आपके ख्याल में सर मतलब लोगों को हवा ताकत के टीके तो नहीं लगाए जा सकते जिस तरह इलेक्शन कमीशन है कि उनको ताकत के टीके लगा दें, लेकिन आई थिंक ये प्रोसेस वाइज और अंडरस्टैंडिंग वाइज इसकी जो डायरेक्शन है, मेरे आई विल बिलीव कि ये बिल्कुल ठीक है। और आप भी सर, वुड यू सपोर्ट कि हम ना हों ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, और इसकी जगह एक इलेक्शन कमिश्नर ही हो और वो ही डिसीजन ले और उसको हम को ताकत के टीके इधर उधर से लगवा ले? आइडियली हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे आपको इंडिया की मिसाल दी तो बांग्लादेश की देता हूँ। वहां केयर टेकर रखी गई तो वहां फिर वो टेक्नोक्रेट सिस्टम, हमारे यहाँ भी उसकी बहुत बात होती है। अब उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन इस साल जनवरी में उनके भी इंतखाबात हुए थे। तो उसमें क्योंकि हम कोई जमहूरी मिजाज के लोग नहीं है, अथॉरिटेरियनिज्म आ जाता है। हमें कोई ना कोई इंसुलेटर रखना पड़ेगा, लेकिन जो करंट वे है इसका केयर टेकर का, इसमें आई एग्री ये वर्केबल नहीं है। ओके। सैयद वहाब, अनम्यूट योरसेल्फ। सैयद वहाब, अनम्यूट योरसेल्फ। चलें, वो जब तक अपने आप को साजिद हुसैन साहब, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। सर, पहले मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। आई एम करंटली डूइंग माय बैचलर्स फ्रॉम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, इकोनॉमिक्स फोर्थ मेरा करंट सेमेस्टर है। और सर, माय क्वेश्चन इज दैट थोड़ा सा इसको रिगार्डिंग द टॉपिक भी है, बट इट कैन बी सेड दैट इट इज ऑफ टॉपिक। तो सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि देखा जाए ना कि इन ब्रिटेन ना, दे आर स्टिल प्लेइंग द ओल्ड प्ले. They are not playing the old playbook, but unfortunately in Pakistan, we have seen that old playbook is being played now. Um, so I would like to say that Britain have excluded this type of old playbook, but in Pakistan, whether it's in form of military or it's in form of any other thing, the old playbook is still being played. So what you would like to say according to this? तो चले मैनुअल तब बदलते हैं ना। ब्रिटेन की आबादी हमारे एक सूबे पंजाब से भी कम है, लेकिन उनकी सीटें हमारे से ज्यादा हैं, 600 कुछ हैं। हमें सिस्टम के डिजाइन में
सिस्टम की ऑपरेशनलाइजेशन में बहुत सारी रिफॉर्म्स की जरूरत है। और फिर आइन जिस तरह हर इदारे के किरदार का तयन करता है, हमारे यहाँ सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, हमारे यहाँ और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन सिर्फ उन पे तकरीर करने की बजाय आप स्टूडेंट हैं, कोई नया तदब्बुर कीजिए, नया रास्ता बताइए। Right. Shukriya. Now I would like to go to Dr. Zainab Ahmed. Dr. Zainab, please unmute yourself. Dr. Zainab Ahmed जो हैं, she is associate professor and the head of department at Lahore Garrison University. जी Dr. Zainab. जी अस्सलाम वालेकुम, am I audible? जी जी अच्छा, मैं सवाल मेरा काफी ये है, काफी सारी जी बातें तो हो गई आपसे। जी जफरुल्लाह खान साहब ने काफी सालों का जवाब दिया है। मैं सिर्फ अब जो एक पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो जो है वो गवर्नेंस के हवाले से या सोशो पॉलिटिकल गवर्नेंस के हवाले से आपको क्या बनता नजर आ रहा है और क्या होना चाहिए? जी डॉक्टर साहब। जी आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। इस पे थोड़ा-सा मैं कमेंट पहले करूँगी कि एक्चुअली हमें समझने की जो ज़रूरत है कि जो जिस माहौल में और जिस एनवायरनमेंट में सोशल पॉलिटिकल ये इलेक्शन हुआ है, उसमें बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं, जिसे शायद हम अभी समझ नहीं पा रहे और एड्रेस नहीं कर पाएँगे जब तक हम समझ नहीं पाएँगे। जो देखें 30-40 साल के बाद आपकी बहुत सी ऐसी सोशल चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से आपके पॉलिटिकल ट्रेंड्स, आपकी उसमें इकोनॉमिक रियलिटीज़ भी शामिल होती हैं, उसमें सोशल ट्रेंड्स भी होते हैं और इनका बड़ा एक साइक्लिक रिलेशनशिप होता है। आप देखें जैसे पाकिस्तान उन मुल्कों में है जिनमें आपकी यूथ जो आपकी पॉपुलेशन पाई है, पॉपुलेशन प्रिज्म है, उसके अंदर आपका यूथ का बहुत बड़ा एक परसेंटेज है और जो यूथ है उसका रोल भी आपने देखा। इस दफा पहली दफा आपको खवातीन में भी जिन्होंने इलेक्शंस कंटेस्ट भी किए बहुत ज्यादा और टर्न आउट में भी एक बहुत बड़ा रोल नजर आया। अब जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले इस ट्रांसफॉर्म्ड एनवायरनमेंट को जरूर जहन में रखना चाहिए कि उसके हिसाब से अब हमें चीजों को बदलना पड़ेगा। अ, और इससे मेरा ख्याल ये है कि जो घबराए हुए हैं या घबरा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज या वोटर्स, उन्हें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि ये एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। इसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, वोटर्स के लिए भी और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी, पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए भी। और एक जफरुल्लाह साहब ने इस तरह बात की और एग्जांपल्स भी दी कि जो हमारा है ना कि हमने लेयर्स रखा हुआ है कि जी अब केयर टेकर सेटअप आए और फिर वो इलेक्शन कराए और फिर एक नया गवर्नमेंट आए। इसको भी थोड़ा सा बदलने की जरूरत है और हमें इंस्टीट्यूशंस को, एक चीज बहुत क्लियर है कि हमें इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा, जहाँ पे कुछ और हम मसाइल बहुत बड़े बड़े देख रहे हैं, वहां पे मुझे ऐसे लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि इलेक्टोरल प्रोसेस इस इलेक्शन में आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आता है। देखिए वेरी ऑनेस्टली हम जो देखते हैं, एक जो पार्टी जिसके सपोर्टेड बहुत से लोगों को इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ना पड़ा, दैट वाज लेस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी एंड मोर लाइक अ प्रेशर ग्रुप। उनकी अब तक की जितनी पॉलिटिक्स थी उनकी भी और उनके वोटर्स की, वो रेजिस्टेंस पे सिर्फ बेस करती थी। इसमें कम से कम मुझे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इस इलेक्शन में ये नजर आती है कि उन्होंने अपने आप को इलेक्टोरल प्रोसेस में इस दफा शामिल किया है और एक मेजर टर्न आउट की तरफ लेकर गए हैं। तो कम से कम ये तो हम खुशी से कह सकते हैं कि हमने कम से कम एक बड़े लेवल पे अपनी कौम को एक इलेक्टोरल प्रोसेस में शामिल किया और कम से कम इलेक्शंस के ऊपर उनका इत्मीनान था। अब इस चेंज्ड एनवायरनमेंट को समझते हुए हम पुराने गवर्नेंस स्ट्रक्चर के साथ नहीं चल सकते। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमें वो स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर ऊपर से लेके नीचे तक रातों रात बदलना होगा, लेकिन हमें वक्त के साथ चेंजेस लानी है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें समझना है
और हमें उस पे अमल करना है और करवाना है, वो है कि हमें इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है और इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करवानी है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल इंस्टीट्यूशंस का अपना है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन की बात की गई, तो इलेक्शन कमीशन अपने आप को जितना कंट्रोवर्सी से दूर रखेगा, और जिस तरह जफरुल्लाह साहब ने बड़ी कमाल की बात की कि उन्हें अदालत लगाने का ज्यादा शौक हो गया है, वो अपने आप को एज इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जितना स्ट्रेंथन करेंगे और उनके ऊपर जितना पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा अपने आप को स्ट्रेंथन कराने का, वो हमें मजीद एक बेहतर इलेक्टोरल प्रोसेस की तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि एक बात पे तो हम मुत्तफिक है ना कि हमारे लिए यही वे आउट है, इसके अलावा और कोई वे आउट नहीं है। अगर कोई है तो फिर ठीक है, उस पर सोचें। दूसरी बात यह है कि जिन इदारों का जितना रोल है उसमें उसको रहने दें, जबरदस्ती ड्रैग करके अपने आप को रेलेवेंट ना करें, और जो रेलेवेंट हो रहा है उसको आप एक्सेप्ट करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर हैं अब से आगे अगले 20-30 साल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट और डिटर्मिनिंग फैक्टर हैं। एक तो रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करने का जो कल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बीइंग अ टीचर आई वुड से कि ये इट फॉल्स ऑन अस कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये तालीम दें कि ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के जो भी रिजल्ट्स हैं आप उन्हें एक्सेप्ट करें अब और आगे चलें। हाँ ठीक है, अगर आपके पास सबूत हैं, आपको कोई मसला है, कोई इख्तलाफ है, तो उसका भी कानूनी जो रास्ता मौजूद है सिर्फ उसको इख्तियार किया जाए। उसके बाद अब आप अगले 5 साल तक चलें और इंतजार करें। ये बहुत अहम बात है जो हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। और हमें अब एज सोसाइटी, एज सिविल सोसाइटीज में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए कि हमें अब ये प्रेशर बिल्ड करना चाहिए अपनी सोसाइटी में कि अब जिनका इलेक्शन हो गया है, लेट देम परफॉर्म। इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली हम इन चीजों को अब मजीद इस इंस्टेबिलिटी को इस तरह नहीं लेके चलते और चल सकते, और उसका एक ही हल है कि लेट देम परफॉर्म फॉर 5 years। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इमर्ज हो रहा था इन इलेक्शंस में और जो अब मजीद बहुत वाज़ेह हो गया है, वो हमारी जो प्रोविंशियल फॉल्ट लाइंस थी, जो हमारी फेडरेशन हमेशा डरती रही है उससे कि ये फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान जो एक सुबाइयत है और एथनिक बेसिस के ऊपर फॉल्ट लाइंस हैं, ये गहरी होती जाएंगी तो ये शायद खतरा बनेगा। इन इलेक्शंस में तो ये बहुत बहुत साफ तौर पे वाज़ेह हो गया है कि दे आर क्वाइट क्लियर, और प्रोविंशियल्स की अपनी अपनी पॉलिटिकल डायरेक्शंस हैं और प्रेफरेंसेस हैं। मेरा ख्याल ये है कि अब फेडरेशन को इस चीज से खौफजदा होना छोड़ देना चाहिए और आप इस डाइवर्सिटी को और इन डाइवर्स पॉलिटिकल डायरेक्शंस को एसिमिलेट करने के लिए अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, और आपका जो सूबा उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको एसिमिलेट करने की कोशिश करें, रिविजिट करें जहां जहां हमने गलतियां की हैं। और जब तक आप वो अपनी गलतियों को रिविजिट और रिवाइज करके आगे पॉलिसीज डेवलप नहीं करेंगे, आपका गवर्नेंस सिस्टम आगे ठीक नहीं होगा और आपके इंस्टीट्यूशंस आगे नहीं चलेंगे। तो हम काफी मुश्किल वक्त में हैं जहां पे काफी हमारे लिए उम्मीदें भी हैं, लेकिन उसमें मेरा जाती ख्याल ये है कि इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना हम सबका भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सबका हाथ भी है उसमें, और हम सबको इसमें अपना रोल भी प्ले करना चाहिए। दैट अब हमें बहुत बहुत एहतियात से, सब्र से और मैच्योरिटी के साथ आगे चलना होगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खुशबू एजाज साहिबा एसोसिएट प्रोफेसर हैं कनेक्ट कॉलेज फॉर गर्ल्स लाहौर। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर खुशबू एजाज साहिबा, कुछ लेसन्स जो इस पॉलिटिकल प्रोसेस से सामने आए हैं उनका डॉक्टर जैनब साहिबा ने जिक्र किया। आप डॉक्टर खुशबू एजाज साहिबा ये बताइए कि हम ये जो लेसन्स लर्नड हैं इनको हम अपनी सोसाइटी के अंदर कैसे इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। जो नौजवान इस वक्त हमारे पास 63-64% हैं और जिन्होंने आगे सारी बागडोर संभालनी है, हमें बाज़-औक़ात नज़र आता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं पॉलिटिकली उसरा से, शायद
यानी रिएक्टिव मोड के अंदर हैं और इनको कोई पॉजिटिव डायनामिक्स को इस्तेमाल करने की तरफ लेके जाना चाहिए। तो ये चीज़ें कैसे मुमकिन हो सकती हैं? जी, डॉक्टर खुशबू एजाज। सबसे खुशाइन चीज इस इलेक्शन में यह है कि हमने बहुत से यूथ के कैंडिडेट्स को देखा है, यूथ के नुमाइंदों को देखा है जो कि इलेक्शन जीता है जिन्होंने, जो एक आज़ाद हैसियत में खड़े थे, या पॉलिटिकल पार्टीज ने भी यूथ को वोट दिए, यूथ को दी है, उनके लिए नशिस्तें दी हैं और वो उस पर जीते भी हैं। तो हमें ये नजर आता है कि ट्रेडिशनल एक तरीके के अलावा एक यूथ कैंडिडेट्स को वोट इस दफा मिले हैं, और उनकी उससे पता चलता है कि पॉलिटिकली दे वर ट्रेन्ड, मैच्योर, और वो चीजें सामने आई हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जब तक मैच्योर नहीं होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर डेमोक्रेसी नहीं लेके आएंगी, पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगी, और यूथ को जो है मोबिलाइज करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उन्हीं का बनता है। अगर वहां पे हम देखें कि जैसे एक मिसाल है जमात इस्लामी की, कि उनकी हमें पुराने जमाने से एक चीज हम सुनते आ रहे हैं कि हर चीज एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके प्रॉपर दे आर मतलब ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, एक हमें वो नजर आते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि ऑर्गेनाइजेशन होने के बजाय के बावजूद आपका टर्न आउट ही नहीं कुछ आ रहा, तो यहाँ पे डायनामिक्स थोड़े से बदल भी चुके हैं। और मतलब आपकी अगर वोटर्स आपकी कन्विंस नहीं आपके हो रहे, जो भी आपकी ज़ेली या किसी भी हल्के के लेवल पे आपकी स्ट्रक्चर है आपकी पॉलिटिकल पार्टी का, उसको अभी यहाँ पे स्ट्रेंथन होने की जरूरत है। यहाँ पे अगर हम देखें कि एक पॉलिटिकल पार्टी, इधर एक आजाद उम्मीदवारों की मैं यहाँ पे मिसाल दूंगी पीटीआई के रेफरेंस से, कि उनकी कोई आप देखेंगे लॉयर्स आगे आए हैं, मोस्टली हमें नजर आ रहे हैं कि लॉयर्स आगे आए हैं, और उन्होंने सिर्फ एक पूरी एक मूवमेंट एक चली है कि जी आपने वोट, लोग निकले हैं और उनको वोट दिया भी है, आपने उनसे सिंबल भी ले लिया, फिर भी उन्होंने कोशिश करके लोग निकल के आए हैं और उन उन सिंबल्स के ऊपर उन्होंने वोट कास्ट किया है जो कि उनकी महबूब पार्टी के कह लें कि नामजद करदा थे लोग। तो इस सारे प्रोसेस में एक चीज सामने आई है हमें कि हमारी जो ट्रेडिशनल तरीके से एक पॉलिटिक्स चलती है वो तो चेंज हो गई, और यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा एक चलता है कि नैरेटिव यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तो इधर जो है एक चीज जो मुझे सामने नजर आती है कि जो सब वोट पड़ा है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट पड़ा है। अगर आपके इतने लोग जो हैं आजाद खड़े हुए हैं और वो किसी आपने उनसे सिंबल भी लिया है और उनको मिल रही है, और फिर हमें एस्टेब्लिशमेंट को और बहुत मुख्तदर हलकों को ये चीजें सोचनी चाहिए कि जो आप 63% यूथ की बात कर रहे हैं वो क्या सोच रही है, आपने उनको कितना एलिनेट करना है, कितना यहाँ से भागना चाहेंगे। जितना आप उनको एम्पावर करेंगे, जितना आप उनको पार्लियामेंट में लेकर आएंगे और वो भी आके पार्लियामेंट में अपना रोल प्ले करें, उनको मेरा ख्याल इस दफा मौका मिलना चाहिए कि उनको आप आज़ादी दें कि वो आए अपने लेजिस्लेशन की तरफ आए, और ये ना हो कि जैसे उनके लीडर पार्लियामेंट में जाते ही नहीं थे, वो चीज़ों को बदलने की अब जरूरत है। अगर कुछ वकला जीते हैं और हमने नजर आ रही हैं चीजें कि वो लोग सामने आ रहे हैं, दे आर वेरी मच पॉलिटिकली मैच्योर पीपल, जो कि सामने हमें नजर आ रहे हैं कि वो इलेक्शन में जीते हैं, तो वो पार्लियामेंट में जब जाएं तो अपना एक रोल ऐसा प्ले करें कि पार्लिमानी रिवायात को बरकरार रखें और उनको इस्तेहकाम दें। और जैसे जफरुल्लाह साहब ने बताया कि 18th अमेंडमेंट, 20th अमेंडमेंट, 22nd अमेंडमेंट में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को भी स्ट्रेंथन किया गया है, उसके ऊपर भी कोई चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखने का कोई ऐसी इसके ऊपर डिबेट हो और वो चीजें हों। इंडिया की हम एग्जांपल देते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा जो कामयाबी की वजह है वो उनका स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन नहीं है, और इलेक्शन कमीशन हमारा भी स्ट्रांग हो जाता, लेकिन जब आपको कहीं ना कहीं से डिक्टेशंस मिल रही होती हैं तो वो काम आपको क्लियरली समझ आ रही होती है कि कैसे एक पार्टी को साइडलाइन किया जा रहा है, और अवाम ने बड़ा खुल के उसका जवाब दिया है जी। और हमें अब अवाम की जो एक पॉपुलर राय है उसको हमें बहुत ज़रूरत है कि उसको हम एक्नॉलेज करें, और यूथ की जो विजन है, यूथ का जो चार्ज यूथ है, उनको हम और ज़्यादा कंफ्यूज ना करें और उनको हम पावर दें और उनको हम जो भी अपने फैसले हैं खुद करने की हिम्मत दें। थैंक यू। शुक्रिया। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है
फॉर्मर सेनेटर फरतुल्लाह बाबर साहब ने भी मैं टी.ए. भुट्टा साहब आपकी तरफ आने से पहले और आफ्ताब आलम साहब आपकी तरफ आने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं फरतुल्लाह बाबर साहब से रिक्वेस्ट करूँ कि वो अपने अनम्यूट करें और इस हमारे जो इलेक्शंस हैं वो तो जो इसके ऊपर तो काफ़ी बात हो चुकी टीवी चैनल्स के ऊपर भी और इस वेबिनार में भी काफ़ी बात हुई है। तो हम ज़रा फ्यूचर सिनेरियोज़ के लिए आज का हमने वेबिनार मुनाकिद किया था। तो फ्यूचर सिनेरियोज़ जो हैं वो क्या बनते हुए नज़र आ रहे हैं फरतुल्लाह बाबर साहब? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी, जी, बिल्कुल आ रही है जी। शुक्रिया जी, आपने पूछा है कि फ्यूचर सिनेरियो क्या होगा, तो मैं समझता हूँ कि जो 8 फरवरी का जो इंतखाबात हुए हैं, ये वोट डाला गया है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट है और ये एक पैगाम है इस्टेब्लिशमेंट को कि वो जो इंतखाबात के अंदर जो धांधली करते हैं और जो मैनिपुलेशन करते हैं, उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई गई है। इसका एतराफ़ होना चाहिए। सब सियासी जमातों को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी एतराफ़ करना चाहिए। ये एक ऐलान है लोगों की तरफ से कि हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है उसकी मुखालिफत करते हैं और वो हम नहीं मानते। उसकी वजह यह है कि एक मखसूस सियासी जमात को जिस अंदाज से बाहर रखा गया, उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो गए, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनका इंतखाबी निशान छीना गया और फिर यक्के बाद दीगरे 1 हफ्ते के अंदर 3 मुख्तलिफ मुकदमात में उनके लीडर को सज़ा सुनाई गई और बिलखसूस जो आखिरी सज़ा थी इद्दत केस में, मैं समझता हूँ कि एक लावा पक रहा था, जो 8 फरवरी को सामने आ गया है। वोटर टर्नआउट से भी कुछ अंदाज़ा होता है। बाज़ लोगों का ख़्याल ये है कि चूँकि वोटर टर्नआउट 48% है और ये गुज़िश्ता जो 2 इंतखाबात हैं 2018 और 2013 के, उनके मुकाबले में कम है। मैं नहीं समझता कि ये इंतखाबात में जो टर्नआउट था 48% कोई कम टर्नआउट है। वो इसलिए टर्नआउट कम नहीं है कि अगर आप ये देखें कि इन इंतखाबात में अब रजिस्टर्ड वोटर्स कितने थे। जब रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ से बढ़ गई, तो जब हम स्टैटिस्टिक देखते हैं तो 2013 का जो इंतखाब था उसमें वोटर टर्नआउट 55% था, लेकिन जो एब्सोल्यूट नंबर्स वोट डाले गए थे वो तकरीबन 46 मिलियन थे, 4 करोड़ 60 लाख। फिर 2018 में जो टर्नआउट था वो तो 51% था, यानी पहले से कम था, लेकिन जो वोटर टर्नआउट था वो कोई तकरीबन 5 करोड़ 40 लाख था। तो दैट मीन्स के वोटर टर्नआउट की जो परसेंटेज है उससे तो एक नतीजा अखज़ किया जाता है, लेकिन जो एब्सोल्यूट टर्म्स में जो वोट है जो अब पड़ा है, जो 48% है, इसमें अगर एक्चुअल वोटर्स देखिए जाएं तो वो 6 करोड़ से ज़्यादा हैं। सो दैट मीन्स के 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अब अपनी आवाज़ उठाई है और जो नताइज आपके सामने आए हैं, तो ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में दोनों सूबाई और कौमी असम्बली में एक सियासी जमात बिल्कुल स्वीप कर गई है, बाकी पीछे रह गई हैं। इसी तरह पंजाब में जो अक्सरियत थी वो हमने देखा, अपनी आंखों से देखा कि कैसे लास्ट मिनट पर जो है उसको चेंज करने की कोशिश की गई है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अब जो सूरत हाल है, व्हाट इज द फ्यूचर विल डिपेंड ऑन व्हाट डिसीशंस यू मेक टुडे। और जो डिसीजन आप आज करेंगे वही आपके मुस्तकबिल का तयन करेगा। मैं समझता हूँ कि जो डिसीजन आज आप करें आपको यानी मानना पड़ेगा कि एक सियासी जमात है और उसको लोगों ने मैंडेट दे दिया है। लेट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड द एस्टेब्लिशमेंट एडमिट कि किसको कितना मैंडेट मिला है। इन तमाम कोशिशों के बावजूद, धांधलियों के बावजूद, इन इलेक्शन के रोज जो कुछ हुआ वो भी सब लोगों ने देखा। उससे कतई नजर अब भी जो मैंडेट जिसका है, लोगों का मैंडेट अब न चुराया जाए। इसलिए ये फैसला आज करना होगा इस्टेब्लिशमेंट को और तमाम सियासी जमातों को, ये फैसला कि जिसका जितना मैंडेट है उसको उसका हक दिया जाए। और मुस्तकबिल क्या होगा अगर हम इनकार करते हैं लोगों के मैंडेट का, तो खुदा न खास्ता
1970 का सिनारियो जो है वो रिपीट न किया जाए। आई वुड अपील टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड टू द एस्टेब्लिशमेंट कि लोगों का मैंडेट चोरी करना या उससे इनकार करना, अब तक जो कुछ हो गया सो हो गया। So I would say, number one, the future will depend on the decision that you take, and the fundamental decision that you take is whether you accept the mandate of the political parties or not. If you don't accept the mandate, then that will of course determine your future, and the future will be very dark. और अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैंडेट को मानते हैं, तो फिर हो सकता है कुछ लोगों का ये डर हो, एंड विच आई थिंक टू सम एक्सटेंट इज जेन्युइन फियर है, और वो कहेंगे कि भाई अगर इस मैंडेट को हम इस तरह से तस्लीम कर लेते हैं तो प्रॉबली वी आर प्रोमोटिंग पॉपुलिज्म इन पॉलिटिक्स, और पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो है वो प्रमोट हो सकती है, और पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो है वो सोसाइटी को डिस्टेबलाइज कर सकती है। नाउ दिस इज ए फियर विच हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय क्वाइट सम सेंसिबल पीपल आल्सो। मैं समझता हूं कि ये हो सकता है हाँ कि जब आप खुले दिल से सारा मैंडेट तस्लीम करते हो तो आपको ये डर होगा कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स को आप प्रमोट कर सकते हो इस तरीके से, और गलत होगा। मैं समझता हूँ कि उसका जो हल है पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स को कंटेन करने का, अव्वल तो जो मैंडेट है वो स्प्लिट है। इट इज नॉट एब्सोल्यूट मैंडेट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। देयरफॉर ये कहना कि ओवरनाइट पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स को फरोग मिलेगा, ये दुरुस्त नहीं है। दूसरा ये है कि अगर फर्ज किया पॉलिटिक्स में ज्यादा पॉपुलिज्म सामने आती है, तो देन देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। देयर इज पार्लियामेंट, देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज, देयर आर द कोर्ट्स एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स का खतरा अगर डर किसी को है तो उसका जो इलाज है वो ये है कि आपके मुल्क के अंदर इदारे हैं, वो इदारे आई थिंक वो दे कैन कंटेन दैट द फॉल आउट ऑफ दैट पॉपुलिज्म। और दूसरा ये है कि पॉपुलिज्म का डर जो है कुछ लोग अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज एग्जैजरेटेड बिकॉज इट इज नॉट ए टोटल स्वीपिंग मैंडेट। द मैंडेट हैज बीन फेयरली डिवाइडेड अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। अब करना क्या चाहिए? हकीकत ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी समझना चाहिए कि तुम्हारे खिलाफ वोट पड़ा है, और लोग इन चालाकियों से वाकिफ हो गए हैं, और लोग इन चालाकियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और बरमला आवाज उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि नंबर वन, द इस्टेब्लिशमेंट शुड recognize that they have failed in all their manipulations. They have succeeded to the extent of denying that kind of mandate to a certain political party which it thought and which it hoped that it will. ये और वो नहीं हुआ, लेकिन अब भी जितना मैंडेट है तो मैं समझता हूँ कि इनको एडमिट करना चाहिए, और सियासी जुमातों को भी एडमिट करना चाहिए। जब एक सियासी जुमात की तरफ से कल रात ऐलान हुआ कि उनकी सिंपल मेजॉरिटी तो नहीं है, लेकिन वो सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उभरी है, और वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, और वो सबको उन्होंने दावत दी। मैं समझता हूं कि ये ऐलान भी प्रीमेच्योर था, इसलिए कि अगर ये ऐलान प्रीमेच्योर इसलिए था कि अभी तो रिजल्ट्स भी नहीं आए थे, और आपने ऐलान कर दिया कि माई पार्टी इज जो है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स उनको मिली हैं, और फिर उन्होंने जो दावत दी तमाम सियासी जुमातों को, और उसमें इंडिपेंडेंट्स को भी दावत दी, काश ये भी होता कि वो उसमें कहते कि हम रिकन्सिलिएशन भी चाहते हैं। और ये कहना कि आप इंडिपेंडेंट्स को ले लोगे, और उन इंडिपेंडेंट्स के पीछे जो सियासी लीडर है या जो सियासी ताकत है उसको अगर आप डाइवोर्स कर देंगे, तो वो मैं समझता हूँ कि दैट इज नॉट द डेमोक्रेटिक स्पिरिट। आपको सियासी जुमातों को अगर हम कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, तो फिर मुनीर साहब आपके वोट की भी इज्जत वही होगी जो मेरे वोट की इज्जत होगी, और हम सबको फिर तमाम सियासी जुमातों के वोटों को इज्जत देना होगी। ये नहीं होगा कि मेरे जो वोट हैं उसको तो इज्जत दो और किसी और का जो वोट है उसको हम इज्जत न दें। तो आई थिंक द वे फॉरवर्ड रियली इज ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट एडमिट दैट वोट को इज्जत दो, और हर एक को जितना वोट मिला है उसको इज्जत दो। द इस्टेब्लिशमेंट, फॉर गॉड्स सेक, द इस्टेब्लिशमेंट मस्ट नाउ एडमिट that all its political engineering has been thoroughly exposed, thoroughly discredited, and if they want the betterment of Pakistan, they should give up
ऑल दिस पॉलिटिकल जेरीमेंडरिंग, इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, आइंदा भी नुकसान पहुंचेगा. लेट अस होप इट हैव दैट वे. एंड फाइनली आई शुड आल्सो लाइक टू से कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, मुझे बाज लोग ये कहते हैं कि जी उसको ज्यादा एम्पावर किया जाए. मुझे साहब, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं, मैं समझता हूं कि उनके पास सारे इख्तियारात हैं. इफ दे कैन, इफ द इलेक्शन कमिश्नर कैन एक्सरसाइज दोज पावर. जब ये सब कुछ हो रहा था और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने ये सवाल उठाया कि जो कुछ हो रहा है, दिस इज एन इम्पेडिमेंट इन द वे ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? The election commissioner did not raise this voice, not because it did not have the powers, but because it did not have the will. तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं, और अब इलेक्शन कमीशन को बता देना चाहिए कि तुम्हारा ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम था ये क्यों फेल हो गया. ए मस्ट कम आउट वेरी क्लियरली कि अगर ये इंटरनेट, अगर गवर्नमेंट ने भी कहा कि डाउन नहीं करना, और पीटीए के चेयरमैन ने और पीटीए ने बयान दिया कि इंटरनेट डाउन नहीं होगा और फिर भी डाउन हुआ, the election commission of Pakistan should have been the first to say that we will hold an independent inquiry into this and expose those hidden hands, जिन्होंने खुद पीटीए के कहने के बावजूद, हुकूमत के कहने के बावजूद, उन्होंने जो है सिक्योरिटी का बहाना बना के इसको बंद कर दिया. अगर सिक्योरिटी खदशात थे तो वो कैसे ओवरनाइट डाइल्यूट हो गए, वो खतरात कहाँ गए, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाए. So I think the Election Commission of Pakistan also needs to tune itself up. Thank you very much. थैंक यू फरतुल्लाह बाबर साहब. आपसे कुछ 2-3 सवाल हैं. इस वक्त हाथ उठे में हैं. पहले आफ्ताब आलम साहब. आफ्ताब आलम साहब, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू फरतुल्लाह बाबर साहब तो प्लीज आस्क. नहीं, थैंक यू वेरी मच, दैट वाज वेरी क्लियर. मेरा सवाल नहीं है, मैं अपना पॉइंट शेयर करना चाह रहा था आज के टॉपिक के हवाले से, वो मैं बाद में कर. चलें, बाद में कर लीजिए. डॉक्टर ज़ैनब अहमद, आपका कोई सवाल है फरतुल्लाह बाबर साहब से? जी, मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना उसमें चाह रही थी. जी, मैं पॉइंट उसमें, जिसमें फरतुल्लाह बाबर साहब ने कहा कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो है वो कुछ लोगों को है कि ये हो सकती है इवॉल्व, तो यहाँ थोड़ा सा मैं फरतुल्लाह बाबर साहब से इख्तिलाफ करूंगी जो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं है या अभी इतनी जल्दी नहीं होगी. मेरा ख्याल है पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स ऑलरेडी पाकिस्तान में है, और ये ट्रेंड चूंकि बहुत ग्लोबल है और ग्लोबली बहुत तेजी से फैल रहा है, स्पेशली अगर हम अमेरिका में भी देखें तो ये खतरा बहुत ज्यादा मौजूद है पाकिस्तान में भी, और ये बड़ी तेजी से फैल सकता है और फैल रहा है. और जो मैंने पहले भी बात की सुबाइयत वाली, मेरा ख्याल ये है कि इस तरह के खतरात से निपटने के लिए एक हमारे पास जो इदारा मौजूद है वो पार्लियामेंट के अंदर सेनेट मौजूद है. हमें सेनेट के रोल पे जरा उसको रिविजिट करना होगा और सेनेट को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है. जी, थैंक यू. सुबाइयत को भी और डिफरेंट जो आपकी एथनिक पर्सपेक्टिव्स हैं, और जो आपकी रूरल और अर्बन डिवाइड हो गई है ना अब जी. बहुत ज्यादा, और अर्बन पॉपुलेशन का वोटिंग ट्रेंड बहुत डिफरेंट है फ्रॉम रूरल, जिसका बहुत इम्पैक्ट इस दफा नजर आता है. उसको अपील करना बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ये इनका टेस्ट है कि ये किस तरह उसको अपील करते हैं. बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब. सैयद वहाब साहब, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. थैंक यू सर. मेरा क्वेश्चन जो है फरतुल्लाह बाबर साहब अगर जवाब देंगे जी, या कोई दूसरा बंदा देंगे, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है सर. फरतुल्लाह बाबर साहब जवाब देंगे, हमारे साथ मौजूद हैं. ठीक है सर. ये क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो रिस्ट्रिक्शन जो होती है, इसकी जजेस की नॉमिनेशन कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है या हाई कोर्ट करता है? दूसरा, फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की बात है. 47 पे लोग जीत गए हैं, 45 जो डिक्लेयर हुए थे वो अपनी जगह पे मौजूद है. तो सर इलेक्शन ट्रिब्यूनल फॉर्म 45 को देख सकता है या सिर्फ रिकाउंटिंग के लिए कह सकते हैं? थैंक यू सर. ये जो फॉर्म 45 है, ये जो मुनीर साहब, मैं जवाब दे दूं इसका? जी फरतुल्लाह बाबर साहब. ये जो फॉर्म 45 है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो वोट काउंट करने के बाद, तमाम पोलिंग एजेंटों के सामने काउंट करने के बाद एक फॉर्म होता है, उस पर वो कैंडिडेट का नाम लिखता है, और हर कैंडिडेट के नाम के सामने उसको जितने वोट मिले हैं
और उसके ऊपर उसके दस्तखत होते हैं प्रिजाइडिंग अफसर के, और प्रिजाइडिंग अफसर के साथ ही उन तमाम पोलिंग एजेंट्स के भी दस्तखत होते हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से नॉमिनेट किए गए होते हैं। तो अब के बार तो सारी सियासी जमातों ने, मेरी सियासी जमात है तो बिलखसूस तमाम पोलिंग एजेंट से कहा था कि आपने किसी सूरत में भी जगह नहीं छोड़नी। जब फॉर्म 45 के ऊपर जब दस्तखत हो जाएं और आप भी एजेंट भी दस्तखत कर लो, तो आपको जो कॉपी मिलेगी वो बाहर लेके आएगा, और वो बाहर लेके जब आ जाएगा, क्योंकि वो कॉपी उसको दी गई होती है, और वो कॉपी इमीडिएटली, ये तो पोलिंग एजेंट होता है, दूसरा होता है इलेक्शन एजेंट जो पूरे हल्के का होता है। पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन में होता है, और इलेक्शन एजेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है। तो इस पोलिंग एजेंट का काम ये होता है कि वो अपने पोलिंग जो इलेक्शन एजेंट है उसको रिजल्ट भिजवा दे, और फिर वो इलेक्शन एजेंट रिटर्निंग अफसर के पास जाके टैली करता है, रिजल्ट टेबुलेशन इस तरह से होती है। अब हमने इसमें देखा कि ये जो फॉर्म 45 है इसमें अब शिकायत बड़ी आई हैं कि बाज़ जगहों पर पोलिंग अफसर के दस्तखत नहीं है, बाज़ जगहों पर जो है तो पोलिंग एजेंटों के दस्तखत उन्होंने नहीं लिए। अब ये मामला ऐसा है कि दिस गोज टू द इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में फिर इसका फैसला होता है। लेकिन वहाँ कबाहत ये है कि इन द इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, और ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने अपनी जो मुद्दत है पार्लियामान की वो पूरी कर ली है, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले और अदालतों के, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले फाइनली जो आते हैं वो उनके टेन्योर के बाद आते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये जो फॉर्म 45 है, या पहले इसको फॉर्म 15-16 कहते थे, ये 2018 के इंतखाबात में यही धांधली इसी तरह से हुई थी। और 2018 के इंतखाबात में जो टोटल नंबर ऑफ जो पोलिंग स्टेशंस थे, कोई 2,80,000 या जितने भी थे, उन पोलिंग स्टेशंस में सिर्फ 128 पोलिंग स्टेशंस ऐसे थे जिसमें पोलिंग ऑफिसर के भी दस्तखत थे, और पोलिंग एजेंटों के भी दस्तखत थे, और कैंडिडेट्स के नाम भी थे। बाकी 98% से ज्यादा जो फॉर्म 45 थे उस पे या तो पोलिंग एजेंट के दस्तखत नहीं थे, या पोलिंग ऑफिसर के दस्तखत नहीं थे, या अगर वोटों की तादाद लिखी थी तो कैंडिडेट का नाम नहीं था। तो वो बिल्कुल ऐसा था, ये बड़ी बहुत सख्त बड़ी धांधली हुई थी 2018 में। अब के बार लोगों ने शिकायत तो की है, लेकिन वो शिकायत किस हद तक है उनका, तो दिस मैटर विल गो नाउ टू द इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स। ओके, थैंक यू। मोहम्मद अंसर साहब, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, डॉक्टर जैनब ने कहा था कि हम जो स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट मेरा ये क्वेश्चन है कि उन्होंने कहा था हमें जो भी ये रिजल्ट आए उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो सर अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये तो रवायत चलती रहेगी जो पिछले 70 साल से आ रही है, ठीक है। अगर ट्रस्ट डेफिसिट आपके सामने कितना क्रिएट हुआ, अदालतें जो है वो भी आपके सामने किस तरह के वो रिजल्ट प्रेजेंट करिए, तो हमारे पास जो वे फॉरवर्ड है क्या होना चाहिए, अगर इसको इसी तरह चलते रहना चाहिए, या फिर हम बाहर का देखेंगे, चलो पाकिस्तान का तो ये निज़ाम चलता रहेगा। थैंक यू। डॉक्टर जैनब, कहाँ हैं आप? आपने ये कहा था, और आपके इसके ऊपर इस पॉइंट को जरा आप क्लैरिफाई कर दें। जी, देखिए मैंने ये ज़रूर कहा था, और मैंने साथ ये भी कहा था कि जो भी इख्तिलाफ़ात हैं उसको निमटने का भी एक कानूनी तरीका मौजूद है। जिस तरह इलेक्टोरल ट्राइब्यूनल्स में आप केसेस लेकर जाएँ, उसके बाद आप कोर्ट्स में लेकर जा सकते हैं। जैसे सलमान अकरम राजा अपना लेकर जा रहे हैं, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, उसको कोर्ट में ले जाना चाहिए। बात ये है कि ये बहुत अच्छी तरह इस चीज़ का अंदाज़ा सबको है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की मार्जिनलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा की गई है, और बाय डिज़ाइन भी की गई है और की जा रही है। बट पॉइंट ये है कि अगर इसी तरह इदारे और सोसाइटी और स्टेट अगर आपस में एक दूसरे के साथ टकराव करते रहेंगे, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं होगा। एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अगर मैं ये कहूँ एकेडमिक होने के अलावा, तो इस वक्त तो हमारा ट्रस्ट लेवल जो है वो जुडिशरी के ऊपर भी बहुत कम है।
लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर मुझे मेरी मर्जी का या सही इंसाफ की बुनियाद पे फैसला नहीं मिल रहा तो हम सोसाइटी को अनरेस्ट की तरफ लेके जाएं। हल हमारा सिर्फ इंस्टीट्यूशंस हैं और सिविल सोसाइटी और देखिए सोसाइटी के प्रेशर में इस दफा एक अनप्रेसिडेंटेड टर्नआउट रहा है और सोसाइटी ड्रिवन इलेक्शंस रहे हैं ये हमें ये इस चेंज को इतनी आसानी से इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो सोसाइटी ड्रिवन प्रेशर से आप इंस्टीट्यूशंस में भी ग्रेजुअली चेंज लाते हैं। और एक बात और जो हमें हमारे बच्चों को यंगस्टर्स को समझने की जरूरत है कि ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी स्लो होती है और पेनफुल भी होती है और रेवोल्यूशन जो होता है वो भी कभी मुकम्मल नहीं होता है जब तक उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस मुकम्मल ना हो। जब रेवोल्यूशन आया था ना फ्रांस का 1789 में, तो फिफ्थ रिपब्लिक जाके बनी थी 1955 में फ्रांस में। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है और बड़ा वक्त लगता है, तो ये हमें वक्त और सबक देना चाहिए और इंस्टीट्यूशन से बाहर नहीं आना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमें कानूनी रास्तों की तरफ ज्यादा रुझान होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। टी.ए. भुट्टा साहब पीएचडी स्कॉलर हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। भुट्टा साहब, आप ये जो इलेक्शंस हुए हैं इसके बाद आप इसको गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं कि जो हमारा फ्यूचर गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है वो क्या आपको नजर आता है? थैंक यू सर, थैंक यू मनीर साहब। आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त डिबेट चल रही है, स्पेशली फरतुल्लाह साहब ने जिन चीज़ों को हाईलाइट किया, ये पॉपुलर जो मूवमेंट है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो लास्ट 5 to 6 ईयर के अंदर अगर हम देखें तो चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो या ब्राज़ील कंट्री हो, तो वहाँ पे जो पॉपुलर मूवमेंट है उसने एक बहुत ही गेन किया है और उन पॉपुलर मूवमेंट और पॉपुलर जो स्कूल ऑफ थॉट्स थे उन्होंने गवर्न किया। तो इस हवाले से होगी, लेकिन जो आपने क्वेश्चन दे दिया शायद अभी तक बाकी सभी स्कॉलर्स ने उस साइड पे नहीं गए, तो मैं जो नई गवर्नमेंट है उसकी क्या चैलेंजेस हैं अगर इसको हाईलाइट करना चाहूँगा। कि अभी कल जो स्टेटमेंट आई है उसके बाद से जो फील हो रहा है वो यही है कि ये PDM2 गवर्नमेंट होगी, जिसमें तमाम वो अदर देन इंडिपेंडेंट जो हैं वो मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे, जिसके अंदर एक पार्टी को 60 हैं, 62 हैं, फिर 53 हैं, फिर 16 जो हैं वो उनकी नेशनल असेंबली की सीट्स हैं। तो ये मिलके तकरीबन 180 के करीब करीब जो रिजर्व सीट है वो डाल के तो ये गवर्नमेंट एक बनेगी। अब इस गवर्नमेंट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इन्हें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो आपका सिस्टम है उसको कैसे गवर्न करना है। जो आपके इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, आप ऑलरेडी जो IMF का प्रोग्राम है वो खत्म हो चुका है, अब आपने फौरन जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर जाना है, क्योंकि इस ईयर के अंदर आपने $8 बिलियन जो है वो लोन आपने पे करना है। और अगर हम अपने रिजर्व को देखते हैं तो $8 बिलियन जो हैं वो स्टेट बैंक के रिजर्व हैं और वो अपना उनमें से कुछ भी नहीं है, कुछ चाइना के हैं 2 अरब, 2 जो है वो UAE के हैं, सऊदी अरब के हैं। तरीके से हमने वो रिजर्व को मेंटेन किया हुआ है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, और स्पेशली इस सिनेरियो के अंदर कि जब बाहर से आपको रिमिटेंसेस नहीं आ रही, दूसरी साइड पे आपकी कोई एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही, तो इस सिनेरियो के अंदर आप जो हैं वो अपने रिजर्व को कैसे मेंटेन करेंगे और अपने लोन को कैसे पे करेंगे। एक तो ये सिनेरियो, ये चैलेंज है सबसे बड़ा। दूसरा हम देखते हैं कि जब भी गवर्नमेंट जो होती है वो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, तो थ्रू आउट जितना भी हमारा प्रीवियस सिनेरियो रहा, तकरीबन 16 मंथ की जो गवर्नमेंट थी, उसके अंदर हमने यही देखा कि जो लीडिंग पार्टी है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपने कोरियन पार्टनर्स को हैप्पी करने के लिए उनको डिफरेंट जो मिनिस्टरी की सीट्स हैं मिनिस्टरशिप देने के लिए और उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड लगाने के लिए उसी सिनेरियो के अंदर ही वो बिजी रहे हैं। और अभी भी यही चैलेंज होगा कि जब इतनी बड़े डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की सिस्टम होगी, पॉलिटिकल पार्टीज मिलके कहेंगी, स्पेशली अभी हम देखते हैं कि जो MQM है उन्होंने 3 बड़े पॉपुलर जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी उन्होंने डिमांड की है। तो अगर वो डिमांड होती हैं, वो पहले भी उन्होंने की थी, और इसी तरीके से दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके भी इसी तरह के सिनेरियो हैं। तो आई थिंक दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट
फॉर द जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे उनके लिए और कोलियन गवर्नमेंट के लिए कि वो इस सिस्टम और स्पेशली इस सिनेरियो के अंदर जब हम देखते हैं कि SIFC बन गई है और 1 ईयर से ज़्यादा उसको हो गया है, और उसमें हम ये भी देखते हैं कि बाहर से उस तरीके से जो आपके पास आनी थी इन्वेस्टमेंट वो नहीं आई, और इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे जा चुके हैं और उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि जब तक गवर्नमेंट के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपकी लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगी, तो हाउ यू विल इंसेंटिवाइज, हाउ यू विल इनवाइट द फॉरेन इन्वेस्टर्स के वो कंट्री के इन्वेस्टमेंट करें। तो दीज आर द फ्यू मेजर चैलेंजेस। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि विद इन पाकिस्तान एक हम जो है GP वाली साइड पे हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन अच्छी नहीं है। वहाँ पे बहुत सारी जो पब्लिक है वो रोड के ऊपर है, फिर तरीके से फाटा के अंदर जो हमने सिचुएशन देखी, तो इन सब चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल बी चैलेंज। और एक साइड पे ये चैलेंज है तो दूसरी साइड पे जो हम देखते हैं कि जो मीडिया है फ्रॉम लास्ट 2 ईयर 2 to 3 days के अंदर तकरीबन सभी ही जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी आपके लोग बैठे हुए थे जिन्होंने इसको डिबेट को जनरेट किया कि आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, और जो प्रॉब्लम है वो रिजल्ट की कलेक्शन के हवाले से है। हमने 2018 के इलेक्शन में भी देखा कि जो सिस्टम था उसने अपना फंक्शन नहीं किया। इस दफा भी यही हुआ है कि जो फॉर्म 45 है वो और जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो आपस में मैच नहीं कर पा रहे। तो ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितनी भी हमारी डिबेट हुई है जफरुल्लाह साहब से लेके बाद भी जितने स्कॉलर्स ने हाईलाइट किया है, आई थिंक हमें ये डिमांड की जानी चाहिए कि जो इलेक्शन के रिजल्ट की कलेक्शन का जो मैकेनिज्म है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई जाए ताकि उसको लोग और जनरल पब्लिक उसको एक्सेप्ट करे। अभी भी आप देखें कि 2-3 जो क्वेश्चन यूथ ने किए हैं उन्होंने इसी चीज को ही चैलेंज कर रहे हैं कि अगर कोई सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा या आपकी जो डिमांड है और जो पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक को जो नजर आ रहा है, अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा तो वेयर दे शुड गो, हाउ दे शुड गो। नो डाउट कि एक इलेक्टोरल सिस्टम के साथ साथ एक जो आपका अदालती सिस्टम है वो वहाँ पे है, लेकिन अगेन उसके ऊपर भी हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे डिसीजन होते आए हैं और हो रहे हैं और उसको किस तरीके से जो है वो मिसयूज किया जा रहा है। तो आई थिंक देयर शुड बी अ होप कि होप फॉर बेटर, वी शुड थिंक एंड वी शुड प्रे। एंड द लास्ट थिंग जो है वो जो पहले भी स्कॉलर्स जफरुल्लाह साहब ने भी और उसके बाद बाबर साहब ने भी जिस चीज़ को हाईलाइट किया कि वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी चले, अगर उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल के तौर पे वो नहीं है तो उनके जो इंडिपेंडेंट हैं उनका जो वोट मिले हैं उस मैंडेट की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। कोलियन गवर्नमेंट आप बनाएं जो आपकी सीट है, चलें ऐसे इंडिपेंडेंट जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, किसी पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन नहीं है, उनको बेशक आप ले चलें, इट्स ओके। बट जो एक पॉलिटिकल पार्टी की है जिस तरीके से टीवी के ऊपर डिबेट हो रही है सोशल मीडिया पे, तो आई थिंक कि ये भी हमें देखा जाना चाहिए और इसको डिमांड करनी चाहिए पब्लिक को कि आप जो हैं उस मैंडेट की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। बहुत थैंक यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया टी भुट्टा साहब, आपके पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नाउ आई वुड गो टू आफ्ताब आलम साहब, आपने काफ़ी देर से यू हैव रेज योर हैंड। Then I would go to a young politician from Balochistan, Zamar। और जमर पे जाने से पहले एक नहीं सबीन यूनुस साहबा का हाथ जो है, देन आई वुड गो टू सबीन यूनुस साहबा। कैसे एजाज साहब आपकी तरफ आता हूँ। जी आफ्ताब आलम, ये हमारे जी डेवलपमेंट जी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन क्योंकि हम एक्सीड कर गए हैं ऑलरेडी अपने टाइम से, तो आप ज़रा मुख्तसरन बुलेट पॉइंट्स में अगर अपनी बात रख लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत टॉपिकल आज का फोरम आपने अरेंज किया और मैं खासकर मुबारकबाद देना चाहूँगा आमिना सदफ को। जितनी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं आई एम श्योर वो इसके ऑल डेप्थ्स को जो है वो फेस करके सामने आई होंगी और बहुत हौसला अफजा उनकी बात थी। मेरी कोशिश होगी कि मैं इन पॉइंट्स पे रोशनी डालूं मुख्तसरन कि इस इलेक्शंस के जो ट्रेंड्स हैं, अगले आने वाली गवर्नमेंट उसको मुल्की और अवाम की बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकती है। दो बड़े चैलेंज जो हैं, मुख्तलिफ चैलेंजेस में दो बड़े चैलेंज जो गवर्नमेंट को पेश आएंगे,
वो एक तो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, जिसमें खासकर IMF के साथ एग्रीमेंट, और दूसरा क्लाइमेट चेंज। ये जितने अहम ट्रेंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो अनकन्वेंशनल इस इलेक्शन में, जिनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है, सोशल मीडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी, यूथ एंड वुमेन पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, ये जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारी हुकूमत को फौरी तौर पे आएगा वो IMF के साथ है। मैं अभी तकरीबन 17 कंट्रीज की एक असाइनमेंट करके खत्म हुआ हूँ, उसकी मैंने इवेल्युएशन की है। वहां से जो लेसन लर्न हुए कि IMF हमेशा जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज पुश करती है, जिसके नतीजे में महंगाई ज्यादा आती है। लेकिन बहुत से मुल्कों ने एग्जैक्टली यही ट्रेंड्स, सोशल मीडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी, यूथ, विमेन, कन्वेंशनल मीडिया, इनको इस्तेमाल करते हुए और सिविल सोसाइटी की पावर के साथ मिलकर नेशनली और इंटरनेशनली इतना प्रेशर बिल्ड किया कि IMF वाज फोर्स्ड to bring expansionary policies, or IMF was forced to cut down महंगाई and contractionary policies in many countries. अब ये किस तरह से हुआ, ये हम किसी और टॉपिक में किसी और वक्त डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं जिनको हम एक खास कॉर्नर का ट्रेंड के तौर पे देखते हुए, अगर हम इसको एक सोसाइटल ट्रेंड देखें और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ा चैलेंज हमारे पास है वो क्लाइमेट चेंज का है, और उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज, मैं यूनिवर्सिटीज, प्रोफेसर और मुख्तलिफ लोगों के साथ पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर काम कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड टू डेवलप क्लाइमेट रेजिलिएंट सॉल्यूशंस एंड एक्शंस। उसको भी इस सोशल मीडिया, AI, डिजिटल टेक्नोलॉजी, यूथ, एग्जैक्टली इसी ट्रेंड को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत ज्यादा कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं और मुल्क के लिए बेहतरी कर सकते हैं। हुकूमत इसमें बड़ा किरदार अदा कर सकती है। मैं भी, आप भी इस पे काम कर रहे हैं, और हम बाकी साथियों के साथ जो इस ग्रुप में मौजूद है उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब। नाउ Zamar, can you unmute yourself? Zamar is the youngest politician, अभी नई नई सियासत में आई हैं और काफ़ी समाजी तरक्की के कामों में मसरूफ़ हैं। बलूचिस्तान के हवाले से और ख़ास तौर पे ख़वातीन की जो पार्टिसिपेशन है सियासत में, उसके हवाले से आप कोई बात करना चाहेंगी कि क्या सिनेरियो देख रही हैं आप आने वाले दिनों में? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप सबको। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी अ चांस। बलूचिस्तान के हवाले से और ख़ास तौर एज़ अ वुमन के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि बलूचिस्तान में आपको पता है बहुत कम परसेंटेज होती है कि कोई वुमन प्रमोट हो या इस लेवल में जाए, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। तो बलूचिस्तान में से जितनी भी वुमेन हैं वो बहुत पावरफुल हैं, चाहे वो किसी भी अदारे या किसी भी वर्क को लेके हों, सोशल वर्कर हों। तो बलूचिस्तान की जो पॉलिटिक्स जा रही है, हमारे जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स थे, उनकी बहुत अच्छी पोजीशंस थी, लेकिन समहाउ कुछ हार गए, मतलब रात को जीते थे और उनकी वोटिंग भी काउंट हुई थी और वोट देखे भी गए थे, और सुबह फिर उनका किसी के कम हो गए वोट्स, ऊपर नीचे हो गए। और मैं ये स्पेशली कहना चाहूंगी सर कि कोई इलेक्शन कमीशन में कोई ऐसी पॉलिसी है या पार्टीज जितनी भी होती हैं उनकी ऐसे पॉलिसीज बननी चाहिए कि यंगस्टर यूथ को चांस दिया जाए कि हर सूबे में एक एक रिजर्व सीट हो यूथ की। अब मैं कैंडिडेट हूँ पीपल्स पार्टी की, यंगस्टर इन हिस्ट्री फ्रॉम बलूचिस्तान, पीपल्स पार्टी की रिजर्व सीट कैंडिडेट हूँ। पूरे लिस्ट में मेरा मेरिट बेस आ रहा है पर मेरा नाम सबसे पीछे। तो मैं चाह रही हूँ कि कोई ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए ताकि जो बच्ची मेहनत करे या जो यंगस्टर बलूचिस्तान से हो, स्पेशली फीमेल, तो उनके लिए क्या कोई पॉलिसी नहीं बन सकती इलेक्शन कमीशन या पार्टी की तरफ से कि जो मेरिट बेस में जो लायक है उनको रिजर्व सीट दे दिया जाए मेहनत की बेस? क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट वो होते हैं, हमारे पास इतना पावर या अप्रोचेस नहीं होते कि हम लगाएं या आगे तक पॉलिटिकली जाएं। हम न्यू माइंड के साथ आते हैं मेरिट बेस में, तो हमारे लिए क्या कोई पॉलिसी इलेक्शन कमीशन या पार्टी की तरफ से कुछ नहीं हो सकता है कि मेरिट बिल्कुल बेस में रिजर्व किया जाए?
बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, यूथ रिप्रेजेंटेशन जो है वो पहले बात हुई कि काफ़ी सारे लोगों ने पार्टीज ने अभी अपने नौजवानों को भी वोट कैंडिडेट के तौर पर सामने लेकर आए हैं, और ज़्यादा ख़वातीन जो हैं यंग वुमेन, उनको भी आना चाहिए, उनको यूथ की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सबीन यूनुस साहबा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको वालेकुम मेरी अस्सलाम। आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबीन जी जी यूनुस तो लिखा हुआ आ रहा है। जी जी जी, मेरा नाम सबीन है। मेरा ताल्लुक मैं बड़ी प्राउडली कहूंगी कि मेरा ताल्लुक मुल्क की एक मोस्ट पॉपुलर जमात है, उससे मेरा ताल्लुक है। और मैं विमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ एक डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे। इसके अलावा मेरा ताल्लुक सिविल सोसाइटी से भी है। ठीक है, तो जो डबल ताल्लुक हो गया यहाँ से। मैंने बड़ा अरसा नौकरी किया पीपीएफ में, पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड में, एजुकेशन पे। मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ। और बड़ी बड़ी एफर्ट है हमारी 2 साल से। जो खवातीन की पॉलिटिक्स की आपने बात की ना, ऐसी ये खवातीन, मैं आपको ना फर्स्ट हैंड बताऊंगी जो हुआ उस दिन हुआ जिस दिन जिस दिन इलेक्शन हुआ। एक तो ये कि सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी कि आपने ये फोरम रखा, क्योंकि सिविल सोसाइटी जो है ना बड़ा भागती है इन बातों से। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि पॉलिटिक्स का और सिविल सोसाइटी का तो एक गहरा ताल्लुक है, आप क्यों भागते हैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हुए? तो आपने ये रखा फोरम, जबरदस्त, नंबर 1। नंबर 2, बड़ी अच्छी अच्छी बातें इसमें कही। अभी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, फरतुल्लाह बाबर साहब का मैं सुन रही थी बहुत सारी चीजें। तो मैं थोड़ी सी एक चीज कहूंगी कि बात ये हो रही थी, उन्होंने भी एक बात की कि 48% जो हमारा टर्न आउट रहा है थोड़ा कम है, लेकिन उन्होंने भी उसको एक एक्सप्लेनेशन दी। मैं उसकी एक्सप्लेनेशन एक डिफरेंट दूंगी, क्योंकि मैं सारे पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल रही हूँ। मुझे पता है, मैं पिछले 2 साल से हम लोग गली गली ख्वार हो रहे हैं, हर जगह हमने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम जो जिस तरह डॉक्टर जैनब थी, शायद उन्होंने भी बात की थी कि इंस्टीट्यूशन की अहमियत है, हम मानते हैं इसको, हमसे ज्यादा कोई नहीं मानता। हमने कोई हथियार नहीं उठाए कभी। तो मैंने तो देखा पॉलिटिकल पार्टीज तो हथियार उठा लेती हैं, हम हमले कर देती हैं, हमने कभी नहीं किया। अच्छा, एक चीज मैं आप यहाँ ये कहूंगी कि जो जो इलेक्शन कमीशन का ये जो 48% हुआ है ना, क्योंकि मैं इस दिन भी कैंप में थी, ये यहाँ पे जिस दिन ये वोटिंग थी, इतने वोट जाया किए गए हैं, इतने वोट जाया किए गए हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते। वोट किस तरह फेंके गए डिफरेंट जगहों पे। एक फैमिली आती है, एक फैमिली मुझे कहती है, और लोग जो है ना रो रहे हैं, यकीन करें, लोग तरस रहे थे वोट देने के लिए। लोग कहते हैं ना कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है, 100% एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन ये वोट जिसको पड़े हैं अपने, वो ये सिर्फ एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट नहीं है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता, एक पॉपुलर जमात को वोट पड़ा है और उसकी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है, और लोगों का मैंडेट है। अच्छा, पहले मैं इस बात पे आऊंगी कि लोग किस तरह रो रहे थे कि हमारे वोट देखें, ये 2 हमारे रवात में चले गए, मुझे नहीं पता किधर है। मैं उनको समझा रही हूँ जगह। अच्छा, कई लोगों का वोट, अब कुछ इतनी गलतियां थी इन वोटों में, मैं आपको क्या बताऊं। तो ये सब चीजें जो है ना, ये मैंने देखी हैं। तो इसलिए वोट जो है ना, जो 48%, तो वो। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बड़ी हम जो एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उन्हीं के लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा वहां वोट पड़ा है, टर्न आउट निकला है, और सबसे ज्यादा इसी पॉपुलर जमात के लिए निकला है। ठीक है, अच्छा, ये भी मैं बताऊंगी। इसके अलावा जिस दिन हम बैठे हैं कैंप में, मैं इतनी हैरान होती हुई हूँ कि चले जो भी कुछ होता रहा, जो भी कुछ होता रहा इस पार्टी के साथ, हमारे साथ, वो सबको पता है। आप लोगों ने खुद बात की है, आप में से कोई ऐसा नहीं है जो इस बात को नहीं मान रहा। बड़ी अच्छी बात है, मैं इस चीज को बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ। लेकिन उस दिन जो हुआ, जिस दिन, यकीन करें, मुझे इतना रोना आया, मैं रोई हूँ लिटरली, कि जब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको खराब करने के लिए आपने इंटरनेट भी बंद कर दिया, आपने 8300 की सर्विस, जब आपको अंदाजा हुआ कि लोग तो इससे देख रहे हैं, आपने वो भी खत्म कर दी। तो ये जो सारा जो वोट कम पड़ा है ना, उसकी रीजंस ये हैं, जो थोड़ा सा कम पड़ा है। फिर भी लोगों ने जोक दर जोक आके जैसे वोट दिया, और खुशी से वोट दिया है, मैं कहती हूँ त्योहार की तरह मनाए। और फिर क्या हुआ, आखिर में अगली बात मैं करूंगी, फिर क्या हुआ। रात को हमारे पास सब फॉर्म 45 मौजूद है। मैं NA-48 से मेरा ताल्लुक है, उन्हीं के लिए मैं यहाँ पे इस्लामाबाद का जो हल्का है, इस्लामाबाद का अली बुखारी का, सब वोट पड़ा है। इस दफा इतने हम अवेयर थे ना कि फॉर्म 45 लेके, यकीन करें, आम खवातीन, आप खवातीन की बात करें ना पॉलिटिक्स में आने का, आप आके कभी देखें हमें, आम घरेलू खवातीन है ना, वो रात को बैठी थी, फोन नहीं थे उनके पास, उनके बच्चे घर में अकेले थे। यकीन करें, मैं कईयों को मैं जानती हूँ, कई सब मुझे फोन कर रही हैं, क्योंकि मैं उनको लीड कर रही थी इस 48 में। तो मुझे फोन कर रही, तो वो कहती है हम तो फॉर्म 45 के बगैर एक भी नहीं औरत निकली, सब फॉर्म 45 लेके। इसको कहते हैं पॉलिटिकल अवेयरनेस। फॉर्म 45 हमारे पास, तो इतना जबरदस्त काम ये जिसने कर दिखाया ना, मैं कहती हूँ वजीर आजम बनना तो बड़ी छोटी बात रह जाती है, ये इतना जबरदस्त जो पॉलिटिकली अवेयर कर दिया। अच्छा, फिर एक आखिरी बात, फिर हम जब ये सब कुछ करके फारिग हुए, आखिर में आपको पता क्या हुआ है, हमारे रिजल्ट
उल्टे कर दिए गए। अच्छा, अब मजे की बात है, इनके पास कोई पीछे रिकॉर्ड नहीं है। एक बंदा जो तीसरे नंबर पे आ रहा था उसको दे दिए 69,000 वोट, और एक बंदा जो जीत रहा था उसके वोट पीछे। अब हमारे सब चले गए इलेक्शन में। अब कह रहे ना, किसी ने कहा कि इलेक्शन हमें इदारों की वो करनी चाहिए, हम करते हैं इदारों का सब। जितनी हमने इदारों का किया उससे ज्यादा तो शायद किसी ने नहीं किया। इदारों का भी ख्याल करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इदारे भी तो फिर ख्याल करें ना, इदारे भी तो अवाम का मैंडेट का ख्याल करें ना। अब जब हमने रिट दायर कर दिया, आरओ ने, मतलब आरओ के पास पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनके पास मुझे पता है उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी उन्होंने जो है ना, ये जो है अब रिजल्ट दे दिए। अब जब रिजल्ट चले गए हैं ना, रिजल्ट चले गए हैं, अब ये कितना टाइम लगेगा? आपने एक बात कही थी कि 5-5 साल भी लग जाते हैं। आपको याद है 2013 में जो 4 हल्के खुलवाने की बात की थी, 5 साल लगे थे पूरे उसको। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। अब इदारों को चाहिए कि इदारे इसको देखें, और इदारे जो है इन सब जो फैसले गलत किए गए, खासतौर पर इस्लामाबाद की 3 सीटें 100% सबको पता है, सब रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो आप बताएं कौन सा रिकॉर्ड? तो ये इनको ये इदारों को आप कहें, आप लोगों का काम है। आप लोगों ने जो अपनी वॉइस रेस की है, मैं इतना थैंकफुल हूँ। अब आप लोगों का काम है कि आप इनको कहें कि खुदा के लिए अब फैसले जल्दी करें। थैंक यू। ओके, बहुत शुक्रिया सिमी फॉर योर पार्टिसिपेशन। होपफुली आप अगले भी वेबिनार्स में हमारे साथ होंगी। कैसे साहब, मुख्तसर, क्योंकि अब हम अपने टाइम से कोई आधा घंटा आगे चले गए। जी कैसे साहब, जी रखिए अपनी बात। मुनीर सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो मैं फरतुल्लाह बाबर साहब को एंडोर्स करूंगा कि व्हाट एवर ही हैज सॉर्ट ऑफ रेटेड एंड डिस्क्राइब्ड, आई फुली एंडोर्स हिज व्यूज एंड मच एप्रिशिएटेड। अच्छा, सेकेंडली कि मेरा जो इस सारे प्रोसेस को मैंने जिस तरह से देखा है, और जब से मैंने पहला इलेक्शन देखा था 1970 का भुट्टो साहब वाला, उसके बाद से लेके ये जो हमारा 8 फरवरी का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी रेगुलेटेड डेमोक्रेसी मॉडल है, इट हैज टू बी चेंज, इट हैज टू बी चेंज। देखिए, हमारा जो इवेंचुअली ना, इससे हमें कुछ नहीं मिला। हमने बहुत से एक्सपेरिमेंटेशन की हैं। ये जो रेगुलेशन है ना, ये आपको जितना आपको पाकिस्तान को डैमेज किया है इसने, और 75 सालों में वी आर बैक टू स्क्वायर वन। तो ये चीज जो है ना, इट शुड हैव नॉट बी रिपीटेड, कि हम कस्टमाइज टेलर्ड डेमोक्रेटिक PDM2 PDM1 ये नहीं चलेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ। एंड आई फोरसी a cabinet 100+, because somebody had indicated this, कि ये जो PDM के अंदर ये जो हम गवर्नमेंट चलाएंगे, it would be a very very expensive for the country. तो ये एक इसकी डाउनसाइड है, और जो अपसाइड है, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। मैं बहुत ही, यानी मुझे खुशी हुई है इस इलेक्शन से कि हमारी यूथ, हमारी वुमेन, हमारे लोगों को जो सही वोट की पावर है उसका एहसास हुआ है, और इट विल बी रिपीटेड। आप इस दफा कर ले, नेक्स्ट टाइम अराउंड इट वुड बी मोर देन दिस, और बहुत ही वेमिनेंटली इसका रिएक्शन आएगा। प्लीज 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 इस चीजों को यहाँ से टेम्पर ना करें। मेरी वाइफ ने, मुझे याद है 1997 में मियां नवाज शरीफ साहब को, शी वाज इन अ फैमिली वे, शी वोटेड फॉर आवर्स एंड वोटेड फॉर हिम, एंड नाउ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। दिस टाइम अराउंड my daughter was in family way, and she voted for this party. Okay. और मैं ये चाह रहा हूँ कि वोट को ये अब इज्जत दें, वोट को तकलीफ ना दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमने अब बात कर रहे थे कि जो हमारा इंतखाबी प्रोसेस जो अमल है उसके बारे में, और इंतखाबी अमल के बाद किस तरह की सूरत हाल हमें बनती नज़र आ रही है और कैसी होनी चाहिए। इसके ऊपर हमारे जो मुख्तलिफ कंसर्न सिटीजन्स थे, उन्होंने इसके ऊपर राय दी, एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर, माहिरीन ने अपनी राय दी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसके ऊपर बात की। बहुत शुक्रिया।